ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम सबको पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस चीज पे, जो भी चीजें हम करते हैं, जो एक्शन हम करते हैं उनके ऊपर ही हमको कंट्रोल करना है और उसी का कोऑर्डिनेशन करना है अपने को। ठीक है, तो कौन कौन से एक्शन होते हैं वो समझो आप। ठीक है, सबसे पहले तो एक्शन इन ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जैसे कि भैया देखो ये बिल्ली जो ये पूंछ हिला रही है ना, यहाँ पर जो है ये कोई खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एक्शन है, पीयूष सर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखो आप ये जो है गाय जो है ये चर रही है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो पढ़ो क्या क्या लिखा, ऑल एक्शन इज इन ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल अ cat shaking the tail, children eating food, a ruminant cow, Piyush Jain sir while teaching, etc. है ना, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एक्शन है बच्चों। ठीक है, वी कैन डिवाइड दिस एक्शन इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अब ये जो एक्शन है इसको हम 3 तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है वॉलेंटरी एक्शंस, है ना। ऐसे एक्शन जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शन। जैसे कि मैं हाथ को उठा पा रहा हूँ, ये वॉलेंटरी एक्शन है। मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ये वॉलेंटरी एक्शन है ना। यहाँ पे समझ में आया, इनको वॉलेंटरी एक्शन, जो भी काम आपकी मर्जी से कर पाते हो वो सारे के सारे वॉलेंटरी एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो पढ़ो, सच एज राइटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, विस्परिंग, कुकिंग, प्लेइंग, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे सारे वॉलेंटरी है। ठीक है, देखो ये सब जैसे खाना वाना है ना, ये एक व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से भाग पा रहा है, तो ये सब वॉलेंटरी एक्शन के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों इनवॉलेंटरी एक्शन। अब जो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं ना बच्चों, वो ऐसे एक्शन जो आप आपकी होते तो हैं पर वो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, वो आप आपकी मर्जी से नहीं कर पाते, उसको इनवॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं। पढ़ रखा है ना छोटी क्लासेस में, सारी चीजें छोटी छोटी बातें सब बता रखी है। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी एक्शन कौन कौन हो गया? जैसे ये पलक झपक रही है अपनी, है ना, आंखों की पलके, आईलिड्स जो है ना, जो झपकती रहती है, इस पे क्या अपना कोई कंट्रोल है क्या? इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक ये झपकती है। जैसे अपना हार्ट है ना, वो पंप कर रहा है, हार्ट बीट जो चल रही है, इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। आया समझ में? इन चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं होता है बच्चा। जैसे अपना डाइजेशन, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक जो होना है वो होना है। जैसे आप जो सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, रेस्पिरेशन जो कर रहे हो, उस पे कोई कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक सांस अंदर जा रही है। आप ऐसा सोचते हो क्या कि चलो भैया लो आज सांस लेते हैं? ऐसा थोड़ा ना करते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक प्रोसेस चलती रहती है ना, ब्रीदिंग की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सारे के सारे जो है इनवॉलेंटरी एक्शंस कहलाते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को। नहीं, अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तीसरे टाइप का क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जैसे मान लो कि किसी ने जो है इस गर्म चीज को हाथ लगाया, जैसे ही वो गर्म चीज के हाथ लगाता है ऑटोमेटिक उसका हाथ वो हटा लेता है। होता है ना, गरम गरम चीज के हाथ लगाते, ऐसा करते कि नहीं करते अपन? बस इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो क्या बोला? सच अ सडनली जंपिंग अवे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बस। जैसे बस जा रही है ना, और भैया अगर आप खड़े हुए हो और अचानक से बस आ गई, है ना, बस आ गई और आप खड़े हुए हो कहीं से, तो आप एकदम डर के मारे कूद के साइड हट जाते हो कि नहीं हट जाते हो? होता है ना ऐसा। या फिर जो आप ऐसे खड़े हुए हो और अचानक से क्या हुआ, किसी ने आपके मुंह की तरफ बॉल फेंकी, तो आप फट से बचने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? है ना, या आप कहीं खड़े हुए हो और कोई जानवर आ गया या सांप आ गया तो भाग जाते हो कि नहीं? ऑटोमेटिक भागते हैं, ऑटोमेटिक बचने की कोशिश करते हैं। या कोई आपको ऐसे करके मुक्का मारने की कोशिश करता है, तो जैसे ही वो मुक्का हाथ चलाता है आप बचने की कोशिश करते हो। क्या आप सोचते हो क्या कि मैं बचने की कोशिश करूंगा? सोचते नहीं हो आप, ऑटोमेटिक ये काम हो जाते हैं। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। आया समझ में? ठीक है, सडनली रिमूविंग द हैंड व्हेन अ हॉट थिंग टचेस, ये मैंने बता ही दिया आपको है। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को। नहीं, अब समझते हैं हम लोग स्टिमुलस को। अब ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस का मतलब ये है कि भैया यहाँ से कुछ तो ऐसा गया होगा ना इसके हाथ के अंदर, जिसकी वजह से इसने इसका हाथ हटा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टिमुलस। आया समझ में? देखो पढ़ो आप, ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरमेंट, दीज चेंज आर कॉल्ड स्टिमुलस। है ना, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब स्टिमुलस कहलाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे देखो ये सूरज आया, तो सूरज की रोशनी में क्या होता है कि हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं वो धीरे धीरे जो है वो ज्यादा रोशनी में आंखों की पुतलियां छोटी होती जाती है,
छोटी होती कि नहीं होती है, जैसे आप अंधेरे में आओगे बड़ी हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये स्टिमुलस है बच्चों, हम रिएक्ट करते हैं, है ना, वो चेंज जो हो रहे हैं वो स्टिमुलस है बच्चों, ठीक है। सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, है ना, फ्रेग्रेंस, टच एक्सेट्रा, ये सब क्या है, स्टिमुलस है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, ठीक है, आया समझ में भैया। जैसे आप कहीं खड़े हुए और आपको कोई खुशबू आ रही है मस्त वाली, जैसे खाने की खुशबू आई आपको कहीं से, है ना, तो आप देखना अगर आपको कोई सी चीज़ पसंद है और उसकी खुशबू अगर आ रही है आपको कहीं से भी, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये सब स्टिमुलस होते हैं, ठीक है, ऐसा आया समझ में, है ना। और क्या क्या है, जैसे भैया कहीं सांप आपने देख लिया, सांप को देख के भाग जाओगे आप, फटाफट दौड़ लगा जाओगे वहां से, है ना। और देखो जैसे कभी चींटी काट जाती है या कुछ भी मच्छर काट जाता है, जैसे मान लो कि मेरे हाथ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और अगर अचानक से मच्छर काट जाए तो ऑटोमेटिक आप देखना मेरा हाथ इधर से इधर जाके उसको मार देगा। तो मच्छर ने इधर काटा, मैं को सोच नहीं रहा हूँ कि मच्छर ने काटा, ऑटोमेटिक हाथ आएगा और इधर आके मारेगा उसको, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब स्टिमुलस के अंदर आते हैं, ठीक है। व्हेन द आंट बाइट्स द हैंड गोज इमीडिएटली ऑन द बाइट पार्ट, ऑब्वियस सी बात है, मच्छर हो या चींटी हो गई, कुछ भी काटेगा तो। सडन जंप व्हेन यू सी अ स्नेक, सांप को देखोगे भाग जाओगे, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज। अब जो प्लांट्स है वो अलग तरीके से स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो और अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सब दोनों अलग अलग चीजें तो अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, ऐसा। अब आता है बच्चों रिसेप्टर। कौन आते हैं, रिसेप्टर आते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं अब अपन। अब हम लोग समझते हैं रिसेप्टर को। अब रिसेप्टर कुछ नहीं है, अपने जो भैया जितने भी अपनी जो ये ना स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड, मतलब मेरे कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में आंख हो गया, कान हो गया, है ना, ये सब क्या है, रिसेप्टर्स है बच्चों, इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर कौन है, जो प्रकाश को कौन देखता है, लाइट को कौन देखता है, हमारी आंखें देखती है, ठीक है, तो भैया आईज हो गई हमारी, है ना। उसके बाद फोनो रिसेप्टर, फोनो मतलब सुनते हम किसकी मदद से, कानों की मदद से, ठीक है। ऐसे ही ओलाफैक्टरी रिसेप्टर, ओलाफैक्टरी मतलब सूंघते किससे, नोज की वजह से हम लोग सूंघ पाते हैं, तो ये ओलाफैक्टरी है ना। ऐसे ही भैया जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स है, ये कौन है भैया, स्वाद के लिए टेस्ट किससे आता है, जुबान से आता है, तो टंग हो गई हमारी, है ना। उसके बाद में आप देखो थर्मो रिसेप्टर, हमको गर्मी वगैरह या ठंड वगैरह महसूस किसकी वजह से होती है, स्किन की वजह से, तो स्किन जो है ये भी हमारा एक तरीके का रिसेप्टर्स है। तो ये टोटल ऐसे रिसेप्टर्स हो गए बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड टू रिसीव स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर ऑर्गन, है ना। स्टिमुलाई को फील करने के लिए भगवान ने हमको रिसेप्टर्स दिए हैं, ठीक है, ऐसा। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंसेस, और ये रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, हमारे सेंस के। सेंस कौन कौन से हैं, बोलो, ये 5 टाइप के सेंसेस है ना, हमारी आई हो गया, ठीक है, नोज हो गई, टंग हो गई, स्किन हो गई, ये सब हमारे रिसेप्टर्स को सेंस करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं। तो अब समझते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशंस को। अब कोऑर्डिनेशंस क्या होती है, अपने शरीर में खूब सारी लाइफ प्रोसेस हो रही होती है ना। मैंने आपको बता ही रखा है, लाइफ प्रोसेस तो अपन ने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया है ना। इनमें कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस है। अब ये लाइफ प्रोसेस को कोई ना कोई तो, ये सारी की सारी चीजें हो रही है, तो इनको कोई तो इनको कोऑर्डिनेट करने वाला होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो इसको कोऑर्डिनेट करे, बस उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सिंपल सी बात है, जो इनको मैनेज कर रहा है वो कोऑर्डिनेशन चीज कहलाती है, ठीक है। तो क्या बोला, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर simultaneously in an organism maintaining teamwork between all of them is called coordination, ठीक है। मतलब इन सब चीजों का एक साथ मिलजुल कर आपस में कोऑर्डिनेट करना, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे रिप्रोडक्शन की जो भी चीजें हैं उनका, है ना, यहाँ से जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में जो जो पार्ट्स आते हैं उनका, है ना, जो जो ऑर्गन्स आते हैं उनका, एक्सक्रीशन में जो जो ऑर्गन्स आते हैं वो, रेस्पिरेशन में जो जो आते हैं वो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में जो आते हैं वो, न्यूट्रिशन जो भी हम खाते हैं वो, ये सारी चीजें जो है ये सब चीजें आपस में कोऑर्डिनेट करती है, एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसा। अब आता है कंट्रोल।
अब कंट्रोल क्या चीज होती है समझना इस बात को, है ना। कंट्रोल क्या है भैया, किसी चीज पे कंट्रोल करके रखना, है ना, उसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, इस चीज को कंट्रोल बोल देंगे, सिंपल सा। क्या बोला, ऑल दिस प्रोसेस आर कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। अब बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो कंट्रोल रहती कि नहीं रहती, गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी तो निपट जाएगी फाइल अपनी। ऐसे ही अपना पूरा बॉडी जो है ये कंट्रोल होता है किसकी मदद से, हमारे ब्रेन की मदद से, ठीक है। ब्रेन की मदद से कंट्रोल हो पाता है ये। आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं ना, ठीक है। ये हमारा खूबसूरत सा ब्रेन। आप देखना, जिन लोगों का ब्रेन में कुछ दिक्कत हो जाती है ना, कुछ भी डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनको लकवा हो जाता है। अभी मैं अपना हाथ ऐसे उठा पा रहा हूँ, इजीली उठा पा रहा हूँ, है ना। तो क्यों उठा पा रहा हूँ, क्योंकि भैया मेरा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। पर आप देखना, जिनकी एज हो जाती है, थोड़ी उम्र होने लगती है, फिर जिनको लकवा हो जाता है, उनको आप बोलो कि वो हाथ उठा पाए, वो हाथ नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है, ऑल दिस एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत बोलो नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय टू मेन मैकेनिज्म इन ऑल एनिमल्स, ठीक है। दो मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ये चलता है, सही से काम करता है ना। कौन कौन सा? एक तो है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। कौन से बोलो? दो सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक होता है बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले नर्वस सिस्टम को। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम को, है ना। तो देखो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये ऐसा सिस्टम में जो ही जिसकी वजह से ही हम लोग सारे काम कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सही से प्रॉपर फंक्शन करेगा तभी हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। कौन कौन से, जैसे हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं ना, ये सब नर्वस सिस्टम की मदद से ही हो पाता है, ठीक है। तो क्या बोला पढ़ो आप कि जो द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच वर्क टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर समथिंग as well as to establish harmony and balance in the function of different organ of the body is called nervous system। आया समझ में? क्या बोला पढ़ लो आप, आराम से समझना। क्या बोला? वर्क्स टू थिंक, समझ, है ना, सोचने, अंडरस्टैंड, समझने, एंड रिमेंबर टू समथिंग, कुछ याद रखने के लिए जो काम करती है, जो चीजें, वो सब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ही आती है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। ऐसा। और क्या बोला? एस्टेब्लिश हार्मनी एंड बैलेंस इन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और जो हमारे जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है बच्चों ये, ठीक है। उनमें बैलेंस बना के रखता है उन सब चीजों के अंदर, ठीक है। ये है नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, ये नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। तो पढ़ो आप, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो खूब सारे न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल भी बोल सकते हो, उससे मिलकर बना हुआ होता है। एंड इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। और ये जो है ना न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स की मदद से इंफॉर्मेशन को एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाते हैं। आया समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन किसकी मदद से जा रही है? न्यूरॉन्स की मदद से जा रही है, नर्व सेल की मदद से जा रही है। अब आप, और न्यूरॉन्स से ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। चलो अब मैं आपको भैया न्यूरॉन्स दिखाई देता हूँ। न्यूरॉन्स कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों। कैसा दिखता है? इस तरीके का दिखता है न्यूरॉन्स, ठीक है। ये है हमारा न्यूरॉन्स। इसको आप लोग नर्व सेल भी बोल सकते हो, पर ज्यादा फेमस नाम न्यूरॉन्स है, पर ठीक है, दोनों आप ध्यान रखना, है ना। ये है हमारा न्यूरॉन्स। चलो मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये है हमारा न्यूरॉन्स, है ना। पढ़ो आप, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या बात बोली? ये न्यूरॉन्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, तो आंसर लिख देना है न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, या नर्व सेल्स होता है। ये नर्व सेल्स है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती है वो समझा रहे हैं अब आपको, है ना। तो देखो सबसे पहला आता है भैया, इसके पार्ट्स समझ रहे हैं हम लोग। हेडिंग क्या है पढ़ो आप, द पार्ट्स ऑफ द नर्व सेल, ठीक है। तो इसके पार्ट्स समझ रहे हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। तो इस पूरे नर्व सेल का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसा तो पढ़ो क्या बोला, ईच नर्व सेल हैज अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल बॉडी। ये स्टार जैसा दिख रहा है ना, स्टार जैसा दिख रहा है, इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, सॉरी हाँ सेल बॉडी, बिल्कुल राइट है ना।
सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। अब आप देखो ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। मैंने आपको साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे से समझा दिया, ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी आपने, है ना। एक लिक्विड टाइप का होता है ये, ठीक है, ऐसा ये साइटोप्लाज्म है ना। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, अलग ही टॉपिक है, चैप्टर ही अलग है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म। और आप देखो बीच में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है एक बड़ा सा हमको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, दिखा, ये बड़ा सा न्यूक्लियस, ये देखो ये देखो ये देखो, ये रहा, ये तो है साइटोप्लाज्म और ये है हमारा न्यूक्लियस। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक तो सब समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद देखो आपको ये जो हमारा सेल बॉडी है ना, इससे बाहर आपको देखोगे ये कुछ निकले हुए दिख रहे हैं, है ना, ये जो बाहर निकल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हमारे डेंड्राइट्स। क्या होते हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में होता है, इसकी मदद से सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे कौन है, ये है हमारे डेंड्राइट्स बच्चों, ठीक है। ये तो पढ़ो, many thin fiber are produced from the cell, they are called dendrites। ये जो सेल बॉडी है इससे छोटे छोटे पतले पतले से फाइबर्स निकलते हैं, खूब सारे फाइबर्स निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक। डेंड्राइट्स रिसीव द सेंसेशन एंड सेंड्स देम टू द सेल where these signals convert into electric signal and reach the end of the nerve cell through the nervous system। अब ये क्या बात बोली वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो सिग्नल होते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं, उनको रिसीव करते हैं। देखो ये रिसीव करना स्टार्ट कर दिया इन सिग्नल्स को, है ना, और उन सिग्नल्स को ये भेज रहे हैं सेल बॉडी के अंदर, भेज दिया सेल बॉडी के अंदर। अब ये सेल बॉडी क्या करती है, इन सिग्नल्स को जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। देखो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है आगे भेज दिए जाते हैं। आगे कहाँ, इनको एक्सोन बोलते हैं, है ना, यहाँ पर भेज दिए जाते हैं आगे। इसके बारे में अभी समझा रहा हूं मैं आपको कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, जो स्टिमुलस है उसको वो किसके पास गए, बोलो किसकी तरफ गए, इन डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस को, जो सिग्नल्स है उनको भैया सेल बॉडी की तरफ भेजा। इस सेल बॉडी ने इस सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट करा है, ये भैया कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है हम ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पे, तुरंत होता है काम, तुरंत। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतनी देर लग रही है ना, बाकी फटाफट ये चीजें कंटिन्यूअसली होती ही रहती है, ठीक है। तो पढ़ो, आया समझ में। अब आप पढ़ो इस लाइन को, डेंड्राइट्स रिसीव द सेंसेशन एंड सेंड्स देम टू द सेल्स। देखो डेंड्राइट्स ने सेंसेशन को रिसीव करा, है ना, सेंसेशन मतलब जैसे कि आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो सेंसेशन ही तो हुआ, ऐसा, ठीक है, वो सेंसेशन है। या आपने जो अचानक से बहुत ज्यादा उजाले में देख लिया तो वो सेंसेशन है। या अचानक से आपके कोई लपड़ मारने आया, कुछ बॉल आ रही है, या आप ऐसे, तो आप बचने की कोशिश करते हो, वो सब सेंसेशन है। तो ये सब चीजें सेंसेशन कहलाती है, और सेंसेशन और कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं? तो क्या बोला, डेंड्राइट रिसीव द सेंसेशन, है ना, एंड सेंड इट इनटू द सेल बॉडी, सेल बॉडी कन्वर्ट दिस सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा। एंड रीच द एंड ऑफ द नर्वस सेल थ्रू द नर्वस सिस्टम। और कहाँ भेज रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल, बोलो, ये नर्वस सेल जो है इसके एंड में, है ना, यहाँ पर भेज रहा है। किसको क्या बोलते हैं आगे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ऐसा। तो देखो उसके बाद आता है बच्चों हमारा ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा एक्सोन है। अब खूब लोग, बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि यार एक्सोन, ये जो ऊपर का दिख रहा है ये एक्सोन है। ये एक्सोन नहीं है बच्चों, पता है एक्सोन क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। इसको मैं जो दिख रहा है ना, इसको देखो, मैं यहां से गायब कर देता हूं, ये एक्सोन है, दिखा, ये जो हमको नजर आ रहा है ना, ये है हमारा एक्सोन, इसको बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। तो देखो एक्सोन क्या चीज है, समझना इस बात को। सेल बॉडी को सिनेप्टिक नोब से कनेक्ट करने वाले को हम लोग एक्सोन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब इस एक्सोन के एक तरफ तो सेल बॉडी है और दूसरी तरफ जो है इसका नाम है सिनेप्टिक नोब्स, दूसरी तरफ सिनेप्टिक नोब्स है बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो पढ़ो, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिखा, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, which are attached to the cell body, at one end, एक तरफ, है ना, and to the synaptic knobs to the other end। कितना सिंपल है, मतलब कितना सिंपल है, सब समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है।
आया समझ में एक्सोन क्या करता है ना? कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो, नहीं तो चलो। अब मैंने भैया यहाँ पर जो वो वापस से जो पूरा अपना जो पूरा का पूरा माइलिन शीथ थी उसको मैंने फिर से लगा दिया। देखो इस मेरी बात समझ लेना आप अच्छे से। एक्सोन ये है, इस एक्सोन के ऊपर एक कवर लगा हुआ रहता है ना, एक कवर चढ़ा हुआ रहता है। पर बहुत सारे लोग क्या है इसी को एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन ये नहीं है, जबकि एक्सोन कौन है? एक्सोन तो ये पीछे जो अंदर का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है धागे जैसा, वो एक्सोन है ना। ये तो इस धागे के ऊपर एक माइलिन शीथ का कवर चढ़ा हुआ है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये माइलिन शीथ का कवर चढ़ा हुआ रहता है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे कि इस माइलिन शीथ के बीचों बीच में जो है यहाँ पर भैया एक गैप है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रेनवियर का इसको जंक्शन, है ना, रेनवियर जंक्शन बोलते हैं। चलो मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, दिखा? ये जो बीच में गैप नजर आ रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रेनवियर की संधि। चलो इसको, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेनवियर जंक्शन। आया समझ में क्या हो रहा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है, इस तरीके से ये हमारी कहलाती रेनवियर जंक्शन कहलाती है बच्चों, ठीक है। बीच में देखो जहां पे हमको धागा नजर आ रहा है, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ, और बाकी की जगह जहां पर भैया माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, माइलिन शीथ का कवर चढ़ा हुआ है। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? बोलो फटाफट बोलो, नहीं ना? चलो आगे सुनना, आप ध्यान से समझना। आप समझ रहे हैं हम लोग सिनेप्टिक नोब्स को, तो वो जो हिस्सा हमको नजर आ रहा है वो है हमारा सिनेप्टिक नोब। कौन है ये? वो है हमारा सिनेप्टिक नोब्स बच्चों, जो आखिरी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलो पढ़ो, आप ध्यान से सुनना। एवरी ब्रांच ऑफ द एक्सोन फॉर्म्स अ बल्ज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब्स, ठीक है। तो देखो यहां पर इस एक्सोन की हर एक ब्रांच जो है आगे जाके ऐसे डिवाइड हो गई, एक तो ब्रांचेस बन गया, और वो ब्रांच जो है एक नोब लाइक, एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों। ये बल्ज ही तो दिख रहा है, ये बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग सिनेप्टिक नोब्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बल्ज लाइक स्ट्रक्चर है ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना आप कौन से स्ट्रक्चर की? ये इसकी बात कर रहा हूं, ये सिनेप्टिक नोब्स है, ठीक है। इसके अंदर की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। आप बोलोगे सर प्रॉपर दिख नहीं रहा, चलो मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से नजर आएगा कि अच्छा भैया ये हमारा है वो सिनेप्टिक नोब्स के अंदर इनर स्ट्रक्चर है सिनेप्टिक नोब्स का। सिनेप्टिक नोब्स आपका अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, दिखता है, ठीक है। अब इस सिनेप्टिक नोब्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे सर्कल्स टाइप बने हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इसके अंदर देखोगे आप सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे जो येलो येलो कलर में बना रखे हैं मैंने, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। दिख रहा होगा आपको सारी की सारी चीजें कि क्या बोलना चाह रहे हैं ना। देखो एक तो ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है। इस ब्लू कलर के अंदर आप देखो ये जो ब्लू कलर के अंदर ऐसे मैंने छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो येलो बनाए ये तो न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसको पूरे को एक साथ हम लोग बोल देते हैं बच्चों वेसिकल्स, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया कि क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो फटाफट। नहीं ना? नहीं? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। पढ़ो बाब आगे। एवरी सिनेप्टिक नोब्स कंटेन्स सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। एवरी सिनेप्टिक नोब्स कंटेन्स सिनेप्टिक वेसिकल्स विच कंटेन्स केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके अंदर कौन होता है? एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल है ये, ठीक है। These neurotransmitter play an important role in transmission of the neural stimuli। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है बच्चों किस चीज में? हमारे सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे, स्टिमुलाई को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का। क्या मतलब है स्टिमुलाई सिग्नल का? फिर से समझ लो। मैंने कहा कि भैया मेरी इच्छा है कि मैं जो है ना, मैं ये हाथ उठाना चाहता हूँ, ये हाथ उठाना चाहता हूँ। तो पता है क्या हुआ है, यहाँ मेरे ब्रेन से लेके यहाँ तक खूब सारे, मेरे हाथ तक जो खूब सारे खूब सारे न्यूरॉन्स होंगे, ढेर सारे न्यूरॉन्स होंगे। उन ढेर सारे न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही सिग्नल को, स्टिमुलाई को पूरा सब बॉडी में फैलाते हैं, और इसकी वजह से मेरा हाथ उठ रहा है, इतना उठ रहा है। समझ में आया? इस तरीके से जो भी अपन काम करना चाहते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से होता है, ठीक है।
अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं वो समझो आप, है ना। ये क्या करते हैं बच्चों, देखो जैसे जैसे समझो कि ये हमारे पास में एक न्यूरॉन्स है, ये एक न्यूरॉन्स का सिनेप्टिक अपने को नोब है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन्स का सिनेप्टिक नोब्स है, और ये दूसरे न्यूरॉन से, ऐसे समझ लो ये दूसरे न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब्स है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पता है आपको, देखो समझो, मैंने वैसे पीछे बना रखा है पर आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। ऐसे ऐसे करके ये तो हमारा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, और यहाँ जाके ये ऐसे बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, यही तो बोल रहे हैं ना हम लोग, है ना। तो पता है क्या होता है, समझना इस बात को, ठीक है। जैसे समझो कि ये मैंने एक न्यूरॉन्स ये बना दिया आपके लिए, और ये बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना दिए ऐसे, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक और न्यूरॉन्स इधर बना देता हूँ, यहाँ से उसको इधर डायरेक्शन, और ये बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने ऐसा। तो ये दो न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन्स ये रहा, एक न्यूरॉन्स ये रहा, समझ रहे हो, ये वाला केस ले रहा हूं मैं। तो इसका ये जो दिख रहा है ना, इसमें कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके भी न्यूरोट्रांसमीटर है। यहां से न्यूरोट्रांसमीटर इस वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट हो जाते हैं बच्चों, इधर से उधर चले जाते हैं, है ना, और वही स्टिमुलाई वही सिग्नल को लेके जाते हैं, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल कुछ इस तरीके से जाता है। तो अब आप समझ रहे हो, ये जो जगह मैंने बनाई है, ये एक अपना न्यूरॉन से, उधर वाला दूसरा न्यूरॉन से, और ऐसे बहुत सारे बने हुए रहते, बहुत सारे, है ना, खूब सारे बच्चों, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पर। तो ये एक न्यूरॉन से, है ना, और ये दूसरा न्यूरॉन से, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो क्या होगा, जब भी सिग्नल्स जो है, समझना मेरी बात को, अब वो सिग्नल्स को यही न्यूरोट्रांसमीटर, देखो ये उधर से उधर सिग्नल भेज रहे, देखो इस वाले न्यूरॉन्स से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन्स में जा रहा है, ये सिग्नल्स जा रहे हैं बच्चों, ये ठीक है। कौन लेके जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर ही लेके जाते हैं हमारे सिग्नल्स को। कौन से सिग्नल को, मैंने कहा ना, आप हाथ उठा रहे हो, ये एक सिग्नल है, तो ब्रेन से सिग्नल गए न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ, इधर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ वाले न्यूरॉन्स को जा रहे हैं कि भैया हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ही वो सिग्नल लेके जा रहे हैं। और ये एक टाइप का केमिकल है बच्चों, ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, ये केमिकल होता है। आया समझ में, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर ऐसा कर दिया, एक्चुअल में कैसे दिख रहे होंगे ये कुछ ऐसे दिख रहे होते हैं। एक सेकेंड रुकना, पहले एक चीज और बता ही देता हूँ, लगे हाथ। देखो यहाँ पर ये जो बीच में गेप दिख रही है, इस गेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। देखो दो न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में, दो न्यूरोट्रांसमीटर बोल दो, या दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटी सी गेप होती है, बिल्कुल बहुत कम गेप होती है, उस गेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिनेप्स, ठीक है। तो पढ़ो, द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन्स विद द एक्सॉन ऑफ द अदर इज कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। तो वो जगह जहां पर गेप है हल्की सी, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। कोई तकलीफ है किसी को, नहीं, चलो आगे सुनना। तो जो मैंने आपसे कहा ना, दो न्यूरॉन्स, वो ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा। देखो एक न्यूरॉन्स ये रहा और एक न्यूरॉन्स ये रहा, तो यहाँ से जो है, देखो यहाँ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से उसमें जाते हैं, इधर से जो है यहाँ से इसके सिनेप्टिक नोब से उसके अंदर घुसते हैं, ठीक है, इन डेंड्राइट्स के अंदर जाते हैं बच्चों। ये देखो ये जाते हुए भी बता दिए मैंने आपको, दिख रहे हैं इस वाले के, ये तो सिनेप्टिक नोब्स है, सिनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूसरे उसके बगल वाले, उसके आसपास के न्यूरॉन्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और उसके आसपास के न्यूरॉन्स में किसकी मदद से घुसते हैं अंदर, डेंड्राइट्स की मदद से, डेंड्राइट्स के अंदर जाते हैं, है ना। फिर वो सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल वापस से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से फिर जो है सिनेप्टिक नोब्स में जाएगा, फिर वहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं जो केमिकल्स होते हैं, वो वापस से उसके बगल वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होंगे। इस तरीके से पूरी बॉडी में पूरा का पूरी चीज़ें फैल जाती है और अपना जो भी अपने को काम करना है वो काम होता है, ठीक है। आया समझ में, जो मैंने बोला वो यहाँ लिख रखा है, पढ़ लो आप, आराम से पढ़ो। Here the electric impulse is converted into a chemical signal. Then the electron impulse is changed from the chemical signals to another cells so that it can be transmitted further. Thus information is transmitted from one place to another. ठीक है, यही चीज हो गई यहाँ पर। और ये जो बीच में हमको जो थोड़ी सी जगह दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिनेप्स। क्या बोलेंगे,
सिनेप्स बोल देंगे इसको, ठीक है। इजी है यार, बहुत इजी है। एनिमेशन से समझते हैं ना अपन, सब समझ में आता है अपने को, वरना ऐसे तो रट्टा मार मार के परेशान हो जाओ आप, भेजे में ही नहीं घुसेगी आपके बात, ठीक है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो, नहीं ना, ठीक है, आया समझ में। चलो, तो आपको नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नर्वस सिस्टम बेसिकली न्यूरॉन से बने होते हैं, और न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर सिग्नल इधर से उधर पहुंचाते हैं, और न्यूरॉन्स में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम होता है ना बच्चों, उसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स का। कौन कौन सा? एक होता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इनके भी टाइप है ना, कौन कौन से? एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, और यहाँ पर आता है बच्चों स्पाइनल कोड, ठीक है। ये दो चीजें आती है, किसका मतलब क्या है वो सब बताते जाएंगे आगे आपको, है ना। ऐसा अब आगे यही सब पढ़ना है अपने को पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये भी टू टाइप्स का है। इसमें आता है एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक आता है बच्चों हमारा दूसरा होता है वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो ब्रेन है ना, उसके खुद के भी तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। इसके भी तीन पार्ट्स हो गए यहाँ पर। इसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिम्पैथेटिक, है ना, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही जो वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम है, उसके भी दो पार्ट्स है। एक है सेंसरी नर्वस सिस्टम, और एक होता है बच्चों मोटर नर्वस सिस्टम, ठीक है। सॉरी, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ठीक है। ये दो नर्व्स होती है। अब किसका क्या मतलब है, क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? समझना, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स कमिंग आउट ऑफ देम टुगेदर कंप्राइजेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन दिख रहा है आपको, ब्रेन दिख रहा है, स्पाइनल कोड दिख रही है ना, और इनसे जो है, इनसे जो आपको नर्व्स आती हुई दिखती है, ये पूरी चीजें जो दिख रही है हमको, ये हमारी कहलाती है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ऐसा अब समझना। अब सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं हमारे ब्रेन को बच्चों, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन क्या है, देखो हमारे इस जो हमारे शरीर में अंदर होता है ना, यहाँ पे खोपड़ी के अंदर होता है, तो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इसका ढक्कन ही खोल देता हूँ मैं, है ना। तो आप देखो इसमें से निकला हमारा ब्रेन। चलो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। उसके पहले जो चीज निकली है, मैं उसको वापस से एक सेकंड, इसको मैं वापस वहीं पहुंचाता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ आपको किसका क्या मीनिंग है। बहुत इजी इजी चीजें हैं, ठीक है। क्या बोला? ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ द सेंट्रल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच वर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड कमांड्स एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी सिस्टम, ठीक है। पता ही है हमको, अब इतना तो हम समझ ही गए कि जो ह्यूमन ब्रेन से वही हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। आया समझ में ये? और ये हमारा एक सेंट्रल ऑर्गन्स है बच्चों, ठीक है। ऐसा इंपॉर्टेंट है भैया, इससे ही सारी चीजें हो रही है ना। तो चलो इसको अपन थोड़ा जूम करके समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, दो पार्ट्स होते हैं, समझना। मैं आपको यहाँ पर भी एक लाइन पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर इसके दो पार्ट्स बताऊंगा, सुनना। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी लाइक टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमन बिहेवियर, ब्लड सर्कुलेशन, respiration, looking, listening, speaking, gland secretion and other are monitored by brain. ब्रेन ही सब चीजें कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ ब्रेन से ही तो हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, है ना, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी चीजें किसके थ्रू कंट्रोल होती है? ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती है, ठीक है। और ये जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। चलो मैं आपको इसको अलग करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो आप, ये दो पार्ट्स है, ये दो पार्ट्स है बच्चों, ठीक है। ऐसा है ना। अब एक एक पार्ट्स को भी समझेंगे, उसके पहले और क्या बोला वो भी सुनो। जो हमारा ब्रेन है ना, उसका वजन जो है वो लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है बच्चों, ठीक है। एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। दिख भी रहा है कितना भयंकर है, कॉम्प्लेक्स ही तो है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है।
प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और ये स्कल ये किसकी मदद से प्रोटेक्टेड होता है? स्कल की। स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर ही तो होता है, उससे प्रोटेक्ट होता है ये, ठीक है। द ब्रेन एनवेलप कंटेन्स अ ग्रूव शेप्ड फ्लूइड कॉल्ड cerebrospinal fluid CSF act as a cushion to provide protection to the brain। एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन, इस ब्रेन के बीच में ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। और इस फ्लूइड को हम लोग जो है बच्चों, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। क्या नाम है इसका? यहाँ पर कौन सी जगह फ्लूइड भरा रहता है मैं बताता हूँ आपको। इस जगह की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये जो बीच बीच में गैप दिख रही है ना, ये ऐसे ऐसे ये दरार है, इनमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, ठीक है। ये रहा सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो नहीं। हिंदी में तो बहुत सारे लोग इसको मेरु द्रव्य बोलते हैं। मेरु मतलब भेजा, द्रव्य मतलब लिक्विड, है कि नहीं। जो भेजे के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम मेरु द्रव्य रख गया, पर इंग्लिश में नाम थोड़े से टफ हो जाते हैं, है ना। तो देखो ना, सेरिब्रोस्पिनल, तब ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें तो हम, ठीक है ना। ऐसा आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो नहीं। तो चलो अब मैं आपको ब्रेन की इनर स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ये कैसा दिखता है अंदर से, ठीक है। तो देखो ये हमारा ब्रेन है ना। मैं उसके एक पार्ट को समझा रहा हूँ। दो पार्ट होते हैं ब्रेन, दो पार्ट कहाँ? देखो ये जैसे ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा ब्रेन है, तो उसका एक हिस्सा ये इधर वाला पार्ट और एक जो है वो इधर वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट, इधर एक और पार्ट, तो हम उसमें से एक पार्ट को समझ रहे हैं, दूसरा ऑटोमेटिक उसके जैसा ही है ना, ऐसा। तो ये है भैया हमारा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ऐसा तो पढ़ो, जो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है बच्चों फोर ब्रेन्स, एक सेकंड में इधर लिख के बता देता हूं आपको, है ना, यहाँ लिख ही देता हूं मैं। ये है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। इनकी डिटेलिंग करेंगे अभी आगे अपन, बस अभी तो आपको नाम आए हैं तो बता रहा हूं मैं। कौन है ये फोर ब्रेन है बच्चों, ठीक है, ऐसा। और ये जो बीच में नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये है हमारा मिड ब्रेन, ठीक। और ये वाला है ना, और ये वाला ये हिस्सा हो जाता है बच्चों हमारा हिंड ब्रेन। कौन होता है? हिंड ब्रेन हो जाता है, ठीक है। तो घबराने का नहीं, इनको ही समझने वाले अपन आगे कि कौन क्या काम करता है वो समझने वाले हम लोग, ठीक है, ऐसा। तो देखो हमारा ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स, क्या क्या बताया मैंने अभी तक आपको? बोलो ब्रेन के कितने, बोलो कौन कौन से? एक तो होता है भैया फोर ब्रेन, दूसरा होता है, एक सेकंड, फोर ब्रेन के भी टाइप्स बता ही देते हैं लोगों को। फोर ब्रेन्स के भी टाइप्स है, कौन कौन सा? सेरिब्रम, है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा फिर मिड ब्रेन है उसका कोई पार्ट्स नहीं है, अकेले ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन, जो हिंड ब्रेन है उसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेरिबेलियम, है ना, और मेडुला ऑम्लोगेटा, और एक होता है पॉन्स, ठीक है। इसकी ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो अब जो मैंने आपको यहाँ बताया है, चलो इनकी एक एक चीज को समझते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं फोर ब्रेन्स को बच्चों, ठीक है। तो देखो द फोर ब्रेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन सा फोर ब्रेन्स? ये पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है ये फोर ब्रेन्स है बच्चों, ये फोर ब्रेन्स है हमारा, ये जो नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन्स है। क्या काम करता है ये फोर ब्रेन्स, समझना इस चीज को, है ना। फोर ब्रेन्स में भी सबसे पहले सेरिब्रम, किसको समझ रहे हैं? समझ लो बात, कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भैया। ये देखो ये फोर ब्रेन्स है, इस फोर ब्रेन्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन्स के 3 पार्ट, सबसे पहला सेरिब्रम, ठीक है। उस सेरिब्रम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो आप। सेरिब्रम क्या है समझना, ये क्या काम करता है? इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा और मोस्ट डेवलप पार्ट है बच्चों, ठीक है। इट इज 80 to 85% ऑफ द टोटल ब्रेन, है ना। इट्स मेन फंक्शन इज द सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस। ये पूरे ब्रेन का 80 से 85% होता है, और इसका मेन काम क्या है भैया? चतुराई और बुद्धि का होता है। किसका होता है? क्लेवरनेस और विजडम का काम होता है बच्चों इसका, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस के काम में आता है। ये हो गया हमारा सेरिब्रम, ठीक है। दिखा, इस जगह की बात कर रहा हूं, ये सेरिब्रम है ना। इसके बाद देखो और क्या काम करता है सेरिब्रम? इट कंट्रोल्स एक्शन सच एज
थिंकिंग, हेटेड, है ना, मोटिवेशन टू एक्ट, लर्निंग न्यू थिंग्स, फियर, लॉस, सफरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फियर हो गया, लॉस हो गया, मोटिवेशन हो गया, थिंकिंग, ये सारे के सारे एक्शन कौन कंट्रोल करके चलता है? हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों एक और, इसे और क्या काम करता है? ये क्या करता है बच्चों? अ पर्सन हु डेवलप्स अ सेरिब्रम स्मॉलर और लेस देन एवरेज इज लो ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में, जिसके ब्रेन में ये सेरिब्रम जो है ना, अगर वो छोटा है, जितना होना चाहिए उससे अगर कम है, छोटा है, तो भैया वो जो है ना, वो थोड़ा सा मंद बुद्धि का होगा, कमजोर होगा थोड़ा सा दिमाग से। ठीक है, लो इंटेलिजेंस वाला होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। उसके बाद आता है बच्चों थैलेमस, है ना, ये है हमारा थैलेमस, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये थैलेमस है। ठीक है, ऐसा ये थैलेमस है। इट डिस्क्राइब कोल्ड, हीट, पेन, दैट इज इट गिव्स नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि ये जो थैलेमस है, यही हमारे को बाहर में ठंड लग रही है, गर्मी है, बरसात है, क्या है वो मौसम, वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमको चीजें बताता है बच्चों, ये थैलेमस। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को। नहीं। इसके बाद आता है बच्चों हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये रहा, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इट इज फाउंड नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ये रही, ये जो ग्लैंड है, ये वाली, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दिख रही छोटी सी, ये मटर के दाने जैसी होती है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी होती है बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना। इसका क्या काम है आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ये पिट्यूटरी, इसके पास में होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। ये क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं, उसको कंट्रोल करके रखता है। कौन कौन से हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ये सब आगे आने वाला है, ग्लैंड्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको। जबरदस्ती यहाँ बोलने से कोई मतलब निकलेगा नहीं उसका। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा उसका। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, और ये जो हाइपोथैलेमस है, ये और क्या करता है? इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, लव, हेटर्ड, एंगर, स्लीप एक्सेट्रा इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करके रहता है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को। नहीं। और क्या करता है ये? हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द हीट कंट्रोलिंग ग्लैंड एंड व्हेन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी राइजेस इट कमांड्स टू रिमूव स्वेट। जब हम हाइपोथैलेमस की वजह से हमको पसीना आता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो भैया ये हमारी बॉडी में से स्वेट बाहर निकालता है, पसीना बाहर निकालता है। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं समझ में आया भैया? फोर ब्रेन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आती है मिड ब्रेन की बारी। तो अब समझते हैं हम लोग मिड ब्रेन को, है ना। तो देखो ये है हमारा मिड ब्रेन, दिख रहा है यहाँ पर। ये मिड ब्रेन क्या क्या काम करता है समझना आप इसको। ठीक है, इट कंट्रोल्स द ऑल द इनवॉल्युंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। ये हमारे सारे इनवॉल्युंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इनवॉल्युंटरी एक्शन कौन कौन से? जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है वो। ठीक है, जैसे कि पलक टिमटिम होना, है ना, जो पलक झपकती है वो, हार्ट जो पंप कर रहा है, हार्ट बीट वगैरह, ये सारे के सारे इनवॉल्युंटरी एक्शन है बच्चों। ठीक है, इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ सीइंग एंड हियरिंग। ये हमारे देखने और सुनने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन्स टू द हिंड ब्रेन। ठीक है, ये जो मिड ब्रेन है, ये हमारे इस फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। बीच में है ना ये कनेक्टिंग, ऐसे समझ लो कनेक्ट कर रहा है ये इसको। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इसके बाद समझना, फिर आता है बच्चों हमारा हिंड ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो हिंड ब्रेन है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बच्चों सेरिब्रियम, एक सेकंड, ये वाला है ना। एक होता है बच्चों सेरिबेलियम, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा, ये पोन्स है, और ये जो है हमारा मेडुला ऑम्ब्लोगेटा है। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो चलो अब आपको इनके 3 पार्ट्स को समझाते हैं, जिसमें सबसे पहला है बच्चों हमारा सेरिबेलम। ठीक है, क्या समझ रहे हैं हम लोग? सेरिबेलम, ये जो हिस्सा ये सेरिबेलम है। ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। याद रखना, ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ये। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन का सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो सेरिब्रम है ना, और सेकंड लार्जेस्ट सेरिबेलम है। कंफ्यूज मत हो जाना, एक में बेलम आता है, एक में ब्रेम आता है डायरेक्ट। ठीक है, इट मेंटेन्स बैलेंस एंड कंट्रोल्स द इनवॉल्युंटरी मसल्स।
ठीक है। ये भी क्या करता है, ये बैलेंस करने का काम करता है, हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है और कंट्रोल द इनवॉलेंट्री मसल्स, तो इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है ये। बैलेंस कैसे, मतलब कि जैसे आप ऐसे चल रहे हो तो आप सही साथ चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो, तो इसी के कारण चल पाते हो आप सही से, वरना आप धकड़े खा के गिर जाओगे, है ना। तो जो लोग ज्यादा शराब पी लेते हैं ना, वो शराब जो इनके सेरिब्रम पे इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से फिर उनको चक्कर आते हैं, वो ऐसे समझ रहे हो, दारू पी के भंग, समझ रहे हो, ऐसे नशे पत्ते के जीव हो जाते हैं वो, और फिर वो गिरते हैं इधर उधर, ठीक है, ऐसा। इसके बाद देखो फिर हम समझते हैं मेडुला ऑम्ब्लोगेटा को। ये है हमारा मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिख रहा है ना, सबसे ब्रेक बैकवर्ड है नीचे ये, ठीक है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इन द इसोफेगस। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट समझाया था मैंने आपको, है ना, वो सब चीजें किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, हमारे मेडुला ऑम्ब्लोगेटा की वजह से, ठीक है। डाइजेशन भी इसी की वजह से कंट्रोल होता है बच्चों, ठीक है। एंड इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग एंड आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला लोकेटेड इन द हिंड ब्रेन, ठीक है। तो भैया ये उल्टी आना, ये सारी चीजें किसके थ्रू कंट्रोल होती है, मेडुला ऑम्ब्लोगेटा के थ्रू ही कंट्रोल होती है, ठीक है। उसके बाद आता है पोन्स। पोन्स ये है, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, पोन्स कहलाता है बच्चों, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन विच पार्टिसिपेट इन द रेगुलर एंड कंट्रोलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन, ये भी हिंड ब्रेन में ही है, और इसका क्या काम है, इट पार्टिसिपेट इन द रेगुलर एंड कंट्रोलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। हम जो सांस लेते हैं उस ब्रीदिंग सिस्टम को, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। उसके बाद यहाँ नीचे नीचे जो है, यहाँ होता है हमारा स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड है बच्चों, ठीक है, ऐसा, ये स्पाइनल कोड है। चलो अब आपको स्पाइनल कोड को समझाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा है पूरा बैकबोन, है ना, ये बैकबोन है बच्चों, कौन है, ये बैकबोन है पूरी की पूरी, जो ब्रेन से जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी बैकबोन है बच्चों, ठीक है, ऐसा। और देखो इसके अंदर आपको यहाँ पर, ये बैकबोन हो गई, इसके यहाँ पर आप देखो, ये है हमारी स्पाइनल कोड, मतलब कि हमारी बैकबोन के अंदर होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। इसको चलो मैं आपको वापस यहीं रख के दिखाता हूँ, ऐसे होता है ये, ठीक है। वो तो समझाने के लिए मैंने आपको अलग करके बताया कि हाँ भैया ये स्पाइनल कोड है, ठीक। तो ये स्पाइनल कोड क्या कर रहा है, पढ़ो आप। स्पाइनल कोड इज अ सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर प्रेजेंट इन द बैकबोन, बैकबोन में है, और सिलेंड्रिकल बंडल होता है किसका, नर्व फाइबर का, ठीक। द स्पाइनल कोड पासेस फ्रॉम द ब्रेन टू द कॉक्स, ठीक है। स्पाइनल कोड जो है ब्रेन को कॉक्सिक्स से कनेक्ट कराता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्ट हो रहा है, ये इससे पास हो कर रहा है, मतलब यूं समझ लो आप, इसको गुजर रहा है यहाँ से, ठीक है। आया समझ में क्या चीज है ये। इसके बाद देखो, इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द नर्व्स एंड टुगेदर विद द ब्रेन फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स है उनको नर्व से कनेक्ट करने का काम करता है। एक सेकंड, ये एक सेकंड, हाँ मैं बना के दिखाता हूँ आपको वो नर्व्स, है ना। एनिमेशन में मैं नहीं डाला होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द नर्व्स, है ना। तो यहाँ से इस तरीके से नर्व्स निकल रही है ना, अपनी बॉडी के अंदर, ये इस तरीके से, है ना, ऐसा। तो ये जो नर्व्स है ना, ये जो नर्व्स है, ठीक है, ये नर्व्स जो है वो स्पाइनल कोड से ही कनेक्ट होती है, और ये सब मिलकर बना देते हैं भैया, ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है ये मिलकर बना देता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनता है इनसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक। ऐसा होता है अपने अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है। चलो आगे सुनो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन, इसको हम लोग सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं, इस स्पाइनल कोड को सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है। इट कंट्रोल्स द सिग्नल गोइंग टू द ब्रेन, दैट इज इट कैरीज द सिग्नल, है ना। ये ब्रेन की तरफ जाने वाले सिग्नल्स को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है इन द सेंस ऑफ कि जैसे आपने ब्रेन की तरफ जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं उसको, अरे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, कि जैसे मान लो आपने कोई गर्म चीज को हाथ लगाया तो गर्म चीज फट यूं हुई ना, ऐसा। तो वो ब्रेन की तरफ सिग्नल जा रहे हैं, यहाँ से जो भी आप गर्म चीज को पकड़ रहे हो तो अपने आपके हाथ से सिग्नल ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है ये,
ठीक है, ऐसा उसको कंट्रोल कर रहा है बच्चों ये, ठीक है, ये सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, ये और किसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को। अब आप सोच रहे होंगे सर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अब आगे बताने वाला हूं आपको, है ना, अपने आप में एक टॉपिक है पूरा है, उसको समझेंगे अपन अच्छे से, बड़ा मजेदार है, मजा आएगा आपको, ठीक है। 31 pairs of the nerves are released from the spinal cord while 12 pairs of the nerves are released from the brain, ठीक है। स्पाइनल कोड से कितनी पेयर निकलती है, 31 पेयर्स ऑफ द नर्व्स निकलती है, और ब्रेन से कितनी निकलती है, 12 पेयर्स ऑफ द नर्व्स, ठीक है। मतलब 62 नर्व्स जो है स्पाइनल कोड से निकल रही है, और यहाँ पर इस ब्रेन से कितनी निकल रही है, 12, मतलब 24 जो है वो नर्व्स निकलती है बच्चों, ठीक है। ऐसा आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को, है ना। तो देखो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या चीज है, देखो समझना इस बात को, ठीक है। हमको पता है कि ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो आपको बाकी की चीजें दिख रही है, जो इधर नजर आ रही है, ये जो सारी नर्व्स दिख रही है, ये सब पेरीफेरी नर्व्स है, और ये सारी पेरीफेरी नर्व्स मिलकर बनाती है पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, खत्म काम, इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो क्या बोला, दिस इज द ग्रुप ऑफ नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन्स एंड स्पाइनल कोड्स, है ना, एंड कन्वेज द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आपको बाकी की जो नर्व्स दिख रही है, ये जो नर्व्स नजर आ रही है आपको, ये सारी की सारी जो है ये हमारी कौन है बच्चों, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। और आप देखो यहाँ पर जो है इनका क्या काम है, ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल को लेके जा रही है, और सिग्नल को जो है ब्रेन से अपनी बॉडी में लेके जाने का काम करती है, मतलब ये सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम करती है बच्चों, ठीक है। ऐसा दिस सिस्टम वर्क्स एक्सट्रिंसिक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हेंस इट इज नोन एज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है ना, एक्सट्रिंसिक बाहर है, ये थोड़ा बाहर की तरफ है ना, ये इधर, ये बाहर ही तो दिख रहा है, ये बाहर ही तो दिख रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है ये सब चीजें, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पड़ा, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप, कितने टाइप का होता है ये 2 टाइप का होता है। कौन सा 2 टाइप है, समझना इस बात को। सबसे पहला आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज है, दिस सिस्टम वर्क्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन which are performed, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। दिस सिस्टम वर्क्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड एज पर आवर विश, हमारी इच्छा से होता है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। With the help of this system, the central nervous system respond to the external stimuli and transact the function of the muscles, etc. These are 2 types, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सिंपल पढ़ लो आप, है ना। क्या बोला, ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये वो काम करता है जो हम उस काम को करने में हमारी हेल्प करता है जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, ठीक है, इच्छा से कर सकते हैं वो काम करता है ये, है ना। और हमारे जो बाहर की जितनी भी हमारे स्टिमुलाई है, जैसे कि भैया इसके हाथ अगर गर्म चीज लग गई है ना, तो ये हाथ हटाएगा, तो इन सब स्टिमुलाई पे ये काम करता है। और इच्छा से जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, तो ये ब्रश हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, ये हाथ हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये सब किस में आएगा बच्चों, ये सारा का सारा ये सब काम कौन करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। ऐसा इसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये 2 टाइप का है, इसमें कौन कराता है, 2 चीजें कराती है काम, है ना। एक तो होती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती है, इट कैरीज द सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है। बॉडी से सिग्नल्स को ब्रेन में लेके जाने वाली नर्व्स को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। सिग्नल्स बॉडी से ब्रेन में जो जा रहे हैं जिस नर्व के थ्रू, उसको सेंसरी नर्व्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और जो मोटर नर्व्स होती है वो क्या करती है, वो जो है ब्रेन से बॉडी में सिग्नल्स लाने का काम करती है, ठीक है। इट कैरीज द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं, ठीक है। याद रखना, दोनों बातें याद रखना, आगे भी काम में आने वाली है ना। सेंसरी और मोटर नर्व्स आगे भी काम में आएगी, ये बात आप आपके दिमाग में फिट रखना, ठीक है।
मोटर नर्व्स क्या करती है, बोलो मोटर नर्व्स क्या करती है, ब्रेन से इट कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, ब्रेन से बॉडी में ला रही है, ठीक है। और सेंसरी इसका उल्टा करती है बच्चों। आगे आएगा इसमें वापस से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब क्या समझ रहे हैं हम लोग, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो क्या होता है, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल द फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑर्गन that do not work by one's desire, rather works automatically such as heart, lungs, endocrine glands etc. ये जैसे ऑटोनॉमिक जो है ना वो तो खुद से मतलब सॉरी सोमेटिक जो है वो हम अपनी इच्छा से जो काम करते हैं उसके ऊपर वर्क करता है, पर ये उस चीज के ऊपर वर्क करता है जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि भैया कौन कौन है, जैसे हमारा जो हार्ट पंप हो रहा है वो वाला हो गया, ठीक है, या हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें, उसमें आती है बच्चों। इस पे कौन काम कर रहा है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, जो हमारी आईलिड्स जो पलक झपक रही है इन सब चीजों पे काम करता है ये। और क्या करता है, दिस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ नर्व्स विद विच the nerve fibers of the various internal body organs remains connected, ठीक है। The autonomic nervous system has been classified into two parts, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। वो छोटी छोटी सी बातें देखो, कोई ऐसा बहुत भयंकर है नहीं, है ना। ये बहुत सारे नर्व्स फाइबर से जुड़े हुए दिख भी रहे हैं अब तो आपको, खूब सारे नर्व्स फाइबर जो है अपने को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इसके टू टाइप्स होते हैं बच्चों, है ना। इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टू पार्ट से समझना मेरी बात को। तो एक जो होता है वो तो होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने चार्ट में शुरू में बता ही दिया था। और एक होता है बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक में कौन कौन आएगा भैया, फाइट और फ्लाइट, ये जो है ना, ये जो है ये जो मतलब ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टीज है फ्लाइट और फ्लाइट की, ये इस चीज को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, ऐसा। और वो क्या करता है, रेस्ट और डाइजेस्ट को कंट्रोल करके रखता है ना। फाइट और फ्लाइट मतलब ये कोई पंगा ले ले, दिखा बैंड बजा दूंगा, ये वाला। और वो अरे नहीं आराम करो। तो ये दोनों आपस में बैलेंस बना के रखते हैं। अगर ये एक भी ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को मारने पीटने लग जाओगे, ऐसा काम करने लग जाएगा। और अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो आप बिल्कुल मरेले थकेले हो जाओगे, आराम से सुस्त हो जाओगे बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं ये, ठीक है, ऐसा। दोनों में से एक भी ज्यादा हुआ तो कबाड़ा होएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये क्या करता है, ये डायलेट प्यूपिल्स, है ना। ये क्या करता है, अपनी जो प्यूपिल्स है उसको फैलाने का काम करता है। देखो इसने ये फैलाया, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आपकी प्यूपिल्स है उसको सिकुड़ने का, है ना, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है बच्चों। ये देखो ये इसको छोटा करने का काम करता है। पता होगा ना आपको, जब हम लोग धूप में जाते हैं तो हमारी प्यूपिल्स छोटी हो जाती है, और जैसे हम छांव में आते हैं हमारी प्यूपिल्स जो है वो बड़ी हो जाती है ना। तो ऐसा कौन कर रहा है, ये दोनों, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक करते हैं इसको, अपना कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ऑटोमेटिक ये सब चीजें हो जाती है। भगवान ने ऐसा बना के दिया है इसमें, है ना। इसके बाद देखो फिर होता है भैया हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है बच्चों, हार्ट बीट को स्लो करता है। ज्यादा हार्ट बीट हो जाएगी तो भी लफड़ा, स्लो हो जाएगी तो भी लफड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिलैक्स एयरवेज। ये क्या करता है, हमारे जो फेफड़े है ना उसको रिलैक्स करता है, इसको ऐसे फुलाने का काम करता है, ठीक है, रिलैक्स रखता है ये। और ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे फेफड़े को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, ऐसा। मतलब आप खुद फील करो, जब सांस अंदर जाती है ऐसे तो फूल जाता है यहाँ पे, ऐसा छोड़ता है तो फिर वापस से सिकुड़ता है। ये फूलना सिकुड़ना ये वाला काम है इसका, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आया समझ में आपको और क्या क्या काम है। देखो उसके बाद जो अपने इनहिबिट स्टोमक एक्टिविटी, जो भी आपके पेट में एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट करने का काम करता है ना। और ये क्या करता है, ये जो है आपकी स्टिमुलेट स्टोमक एक्टिविटी, ये स्टोमक में जो भी एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है ये, ठीक है। ये तो इनहिबिट करता है और वो अपना स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आप देखो ये क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोज रिलीज, ये ग्लूकोज के रिलीज को बढ़ाने का काम करता है ना। और ये क्या करता है, यहाँ पर ये कम करने का काम करता है। ज्यादा ग्लूकोज भी खतरनाक है, कम ग्लूकोज भी खतरनाक है, तो ये आपस में बैलेंस कर लेते हैं वापस से, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करता है, प्रमोट इजैक्यूलेशन, ये जो इजैक्यूलेशन है उसको प्रमोट करने का काम में करता है ना।
और ये क्या करता है यहाँ पे, समझना इस बात को, ये क्या करता है भैया, स्टिमुलेट सेक्सुअल एराउजल, है ना। ये सेक्सुअल एराउजल जो भी होती है ना हमारी इच्छाएं, जो सेक्सुअल एराउजल होती है उस पर कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, उसको एनहांस करने का काम में करता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये सिक्रेट एड्रीनलिन है ना, ये एड्रीनलिन को सिक्रेट करने का काम करता है। एड्रीनलिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से हम फटाक से एकदम हट जाते कोई सी भी चीज आती है तो, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा, है ना, इन सब चीजों के बारे में। आया समझ में? अब समझते हैं हम लोग बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन को। किसको समझने जा रहे हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एक्शन को। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत सिंपल है। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? क्या आप समझ लो कि आप अचानक से कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और, आप मस्ती से चल रहे हो और कोई अचानक से आए और अपने पीछे जो है गाड़ी का हॉर्न बजा दे पों, और आप ऐसे उचक जाओ, ठीक है। बस अचानक से आप जो भी रिस्पॉन्स देते हो उसको ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। या आप कुछ खेल रहे हो और आपका ध्यान नहीं और बॉल आपके मुंह पे आके गिरे तो आप ऐसे बचने की कोशिश करते हो, या आपको कोई मारता है और आप ऐसे बचने की कोशिश करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। आया समझ में क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ही होता है, ये जानवरों के अंदर भी होता है। आप देखना जैसे कि वो हिरन होता है ना, हिरन मस्त तालाब के किनारे पानी पीता रहता है, मतलब पानी पीता रहता है, और जैसे ही उसको जरा सी भनक लगती है कुछ भी शेर के आने की, किसी जानवर के आने की, तुरंत भाग जाता है, वो तुरंत भाग जाता है एकदम, है ना। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे चूहा मस्त आराम से उसका काम करता रहता है, बिल्ली की भनक लगती है फट भाग जाता है एकदम। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन ही है। आया समझ में क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? या फिर जो आपने जैसे किसी गर्म चीज को गलती से ऐसे टच कर दिया, हटा लोगे आप हाथ, विद इन अ सेकंड भी नहीं लगता है, विद इन मिली सेकेंड फट हाथ हट जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है बच्चों, ठीक है। आया समझ में? तो पढ़ो आप क्या बोला, जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं ना। यहाँ तक कि आप देखो कभी जब आप धूप में चले जाते हो ना, अचानक अंधेरे से धूप में जाओगे, उजाले में जाओगे सनलाइट में, तो आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए एकदम बंद हो जाती है, थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है ना। तो क्या होता है वहां पर हमारी जो पिपल्स है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। जब हम उजाले में जाते हैं तो पिपल्स जो है वो छोटी हो जाती है, जब हम अंधेरे में आते हैं तो हमारी पिपल्स जो है वो बड़ी हो जाती है। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चों। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये सब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ऑटोमेटिक होते हैं ये सब, और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर। आया समझ में? तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है, ठीक है, सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है एग्जाम में आपको लिखने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई तकलीफ हो तो बोलो, नहीं? ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना बच्चों, इसकी कहानी समझना आप मेरे, और आपको थोड़ा सा और अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो आप सोचो कि मैं ना, जैसे मान लो मैंने किसी गर्म चीज को, जैसे मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को मैंने टच किया, जैसे मैं टच करूँ मेरा हाथ ऐसे ऊपर हट जाता है। तो यार ये ऐसा क्यों कि जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ ये ऊपर क्यों हट रहा है? ऐसे मैंने जैसे इसको टच किया फट ऊपर आ जाएगा, फटाक से ऊपर आ जाएगा। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ये चीज क्यों हो रही है? तो उसका जवाब पता है आपको क्या है? समझना मेरी बात को, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, हमको इतना पता है कि अगर मैं इस मोमबत्ती को टच करूंगा तो यहाँ से स्टिमुलस जो सिग्नल्स है वो जाएंगे मेरे ब्रेन तक, मेरे ब्रेन में गए, मेरे ब्रेन से वापस से सिग्नल आएगा, ठीक है, और मेरे हाथ को जाएगा, और मेरा हाथ जो है यहाँ से हटा लिया जाएगा। यही होता है, यही तो सीखा अपन ने, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब में यही तो चीजें पढ़ी है अपन ने, ठीक है। यहाँ तक की बात हमको समझ में आती है ना। अरे बोलो ना, यही तो सीखा कि भैया जैसे कोई मच्छर अगर मेरे को इस हाथ पे काटता है आके, है ना, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मस्ती से, और मच्छर इधर आके काटा, तो यहाँ से जिस जगह उसने काटा यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे, स्टिमुलस जाएगा, यहाँ से मेरे ब्रेन में जाएगा। मेरा ब्रेन फिर मेरे इस हाथ को बोलेगा कि भाई, इस हाथ को बोलेगा कि तेरे भाई जो है ना, ये दूसरा वाला हाथ जो तेरा भाई है, इसको कोई काट रहा है, जा इसको उड़ा दे, और मैं फटाक से इसको मार दूंगा। अब ये समझाने में तो इतनी देर लग रही है, लेकिन मच्छर काटता है तब क्या होता है, फट अपन एकदम यूं कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो ऐसा क्यों है भाई साहब, ऐसा क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? आपको क्या लगता है? अब एक बात बताओ, यहाँ से जो मच्छर ने काटा, सिग्नल यहाँ गया, ब्रेन में गया, ब्रेन से वापस से सिग्नल यहाँ पर आया, ठीक है, सिग्नल ब्रेन से कहाँ आया? वापस से हमारे इस वाले हाथ पे आया, और इस हाथ ने इसको मारा ना।
अब अपन जानते हैं कि जब भी कोई भी सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है तो ब्रेन जो है उस सिग्नल को प्रोसेस्ड करता है बच्चों। ऐसे नहीं है कि तुरंत काम कर देता है ब्रेन। ब्रेन समझता है कि क्या हो रहा है, ब्रेन समझता है मच्छर काट रहा है, ब्रेन को थोड़ा सा टाइम लगता है ना, चीजों को समझने में ब्रेन को टाइम लगता है। अब टाइम मतलब ये मत समझना आप कि टाइम क्या क्या घंटे 2 घंटे लग रहे हैं, क्या 10 मिनटों में लग रहा है, क्या मिनटों में नहीं, सेकंडों में, मिली सेकंड में टाइम लगता है, और बहुत माइक्रो सेकंड में टाइम लगता होगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कितनी देर में प्रोसेस करता है ना, पर टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लेता है हमारा ब्रेन, जब भी जाके प्रोसेस करता है फिर समझता है कुछ हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो ब्रेन, अब आप सोचो ना, अगर ब्रेन सोच रहा है कि अच्छा तेरे को मच्छरों ने काटा, अब भैया वो यहाँ से सिग्नल भेज रहा है कि अच्छा ये हाथ को जा भाई तू इसको मार, इतने मच्छर तो सब खून चूस जाएगा अपना, है ना। पर क्या कभी ऐसा होता है क्या, या मैं जब इस मोमबत्ती को ऐसे छू रहा हूँ तो गरम गरम लग रहा है, तो ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन समझ रहा है कि अच्छा तेरे को मोमबत्ती जो तूने गरम गरम चेट रहा है तेरे, है ना, जल रहा है हाथ, जा भाई सिग्नल, हाथ को हटा, इतनी देर में तो कल्याण हो जाएगा, हाथ ही जल जाएगा। इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज से बचने के लिए ऊपर वाले ने हमको भैया रिफ्लेक्सिव एक्शन दिया है, रिफ्लेक्सिव एक्शन दिया है बच्चों, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव एक्शन हमारे लिए वरदान है, ये हमको तुरंत हमको एक्शन कर देता है, ये फटाक से हम चीजों को हटा लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं वहां से, है ना, या हम जो भी हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी उससे हम बचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा अब आप सोच रहे होंगे सर ये रिफ्लेक्सिव एक्शन कैसे काम करता है। ये बेसिकली एक बाईपास है, यूं समझ लो आप, सिग्नल का बाईपास हो गया ये, है ना, शॉर्ट रास्ता है ये, है ना, सिग्नल का शॉर्ट रास्ता हो जाता है। कैसे काम करता है वो आप समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। तो देखो पहले पढ़ लो आप, क्या बोला, पढ़ो आप इसको, क्या बोला, टू डिटेक्ट द इनकमिंग सिग्नल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड टू कैरी आउट आउटपुट एक्शन, द सेंसरी नर्व सेल एंड द मोटर नर्व सेल टुगेदर विद द स्पाइनल कोड फ्रॉम अ पाथ विच इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव आर्क। आप बोलोगे सर ये क्या नौटंकी, तो हमारे को याद ही नहीं हो रहा, आपको क्या, मुझे याद नहीं है है ना भैया, जो रट्टा मारेगा वो तो रट्टा ही मारता रहेगा। अब देखो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ इसको, कैसे समझेंगे, ठीक है। समझना, सबसे पहले मैं यहाँ पे किस चीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, मोमबत्ती से हाथ का जलने वाले को समझाने की कोशिश करो, है ना, कि जैसे मोमबत्ती के पास अपना हाथ लगाते हैं वो जलता है और हाथ हट क्यों जाता है। मैं इस चीज को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हम हाथ क्यों हटाते हैं, बस इतनी सी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, ठीक है। तो हाथ की बात हो रही है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हैंड ले लेता हूँ, हाथ ले लिया मैंने, ठीक है। इस हाथ में कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ है, बोलो जल्दी से बता दो, स्किन है हमारी, ठीक है। तो भैया ये जो हमारी त्वचा है, स्किन जो है वो हमारा रिसेप्टर है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे हाथ में मसल्स होती है, ठीक है, तो ये है भैया हमारी मसल्स, वर्किंग मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स है। लिख लेना आप, इंग्लिश में आप लिख लेना आप, है ना, ऐसा मैंने यहाँ पे हिंदी से लिख दिया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा मेरे को, ऐसा, ठीक है, आप लिख लेना। चलो तो सर ठीक है, समझ में आया, अपन ने हाथ की बात करना है क्योंकि हाथ हटाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, अब हमको पता है कि हमको रिफ्लेक्सिव एक्शन समझना है, तो भैया हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमको समझ में आया कि स्पाइनल कोड की बात हो रही थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो स्पाइनल कोड को ले लिया एक, ठीक है, ये एक स्पाइनल कोड को ले लिया, है ना। स्पाइनल कोड यहाँ से अटैच है, ब्रेन से ऐसे नीचे जाता है, दिखा रखा है ना आपको स्पाइनल कोड पूरा, ऐसा वो ले लिया। आप बोलोगे सर है ये कैसा स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड तो पूरी वो होती है ना, पूरी नली टाइप दिखता है, वो तो पूरा का पूरा ऐसा रिबन जैसा दिख रहा था पूरा, हाँ हाँ रिबन ही होता है, वैसे ही दिखता है पूरा का पूरा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहा, ये है हमारा पूरा स्पाइनल कोड ऐसा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस स्पाइनल कोड को ऐसे ऊपर से ऐसे काटा, इसको काटा और सिर्फ इसके ऊपर वाले हिस्से को आपको बता दिया, क्योंकि हमको यहीं से चीजें समझनी है, यहीं से इसमें ही क्या होता है उसी चीज को समझना है, इसलिए मैंने जो इस पूरा स्पाइनल कोड को नहीं ले रखा था बच्चों, ठीक है। मैं अगर इसको भी लूंगा तो डायग्राम थोड़ा होश पोश हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, जरूरत से ज्यादा चीजें होगी, तो डायग्राम अच्छा बनाने के लिए हम सिर्फ स्पाइनल कोड को ऐसे काट के उसके अंदर अंदर की चीज बताते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको वापस से यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा साफ सुथरा लगे।
हमको पता है हमारा स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन से कनेक्ट होता है। बोलो ये बात जानते कि नहीं जानते? हम ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि भैया हमारे जो स्पाइनल कोड है ना, ये जो स्पाइनल कोड है, सॉरी हाँ, स्पाइनल जो कोड है और जो हमारा हाथ है, ये सब जो है एक नर्व से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक नर्व से जुड़े होते हैं, ये वाली नर्व से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व सेल। मैं आपको सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों सिखा चुका हूँ। सेंसरी नर्व क्या करती है, हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स से सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स तो होती है हमारे शरीर के अंदर, तो ये सेंसरी नर्व से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और मेरे को पता है अपना जो स्पाइनल कोड है वो ब्रेन से भी कनेक्ट होता है, तो ये ब्रेन भी मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ऐसा जो दो अपने को यहाँ पे अपने को जो दो नर्व नजर आ रही है, एक सिग्नल को ले जाने के लिए, एक वापस लाने के लिए, ठीक है। इतने तक कोई तकलीफ हो तो किसी को बोलो, नहीं है? चलो अब सुनना, समझना मेरी बात को। अब हमको पता है कि हमारे पास में, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ठीक है। देखो जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज जब मैंने गर्म चीज को छू रहा हूँ ना, मोमबत्ती को छू रहा हूँ, तब जाके वो ऐसा हो रहा है। तो मैं चलो आपको एक मोमबत्ती बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक मोमबत्ती को ले लिया, ये मोमबत्ती को ले लिया। अब मैं मोमबत्ती को छू रहा हूँ यहाँ से। तो देखो जब मैं मोमबत्ती को छूता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखो जब मैं इस मोमबत्ती को छूता हूँ तो यहाँ से सिग्नल जाता है। सिग्नल कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। फिर से देख लो, जैसे मैं मोमबत्ती को छूता हूँ, ये सिग्नल कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन में सिग्नल जाएगा, ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा, फिर बोलेगा कि हाँ भाई हाथ हटा ले। इतने में टाइम लग जाता है, इस पूरी चीज में टाइम लग जाता है। हो सकता है हमारा हाथ जल भी जाए, है ना। तो फिर क्या हुआ भैया, इस चीज से बचने के लिए ऊपर वाले ने अपने को क्या करा, एक और चीज बना दी उसने ना, एक और अपने को रिफ्लेक्सिव आर्क बना के दिया। क्या है रिफ्लेक्सिव आर्क? समझना है इस बात को, ठीक है भैया। यहां से एक और नर्व आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व। जानते हैं हम लोग, ये है हमारी मोटर नर्व, है ना। मोटर नर्व क्या करती है? ब्रेन से सिग्नल को हमारी बॉडी पार्ट्स में लेके, अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जाती है। जानते इतना तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सी नर्व दिख रही है? ये है हमारी सेंसरी, है ना, सेंसरी नर्व दिख रही है, ये वाली सेंसरी नर्व, और ये मोटर नर्व है। अभी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? यहाँ पर बताओ, कनेक्टेड है क्या? नहीं है कनेक्टेड, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो आप, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। ये किसके थ्रू कनेक्ट होती है? ये भैया एक रिले न्यूरॉन्स होता है, उसके थ्रू जो है ये कनेक्ट होती है। मतलब कि सेंसरी नर्व्स और जो आपकी मोटर नर्व है, इस स्पाइनल कोड के अंदर एक रिले न्यूरॉन है, उसके थ्रू कनेक्ट रहती है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहां से सिग्नल, ध्यान से समझना, जैसे हम छूते हैं ना तो स्टिमुलस जाता है, वो सिग्नल जाता है, स्टिमुलस जा रहा है ना, तो वो सिग्नल जो है, देखो फिर से देखो, यहां से जा रहा है सेंसरी नर्व से, यूं घूम के मोटर नर्व से होते हुए अपने इस जगह पर, ये मसल्स जो दिख रही है ना, यहां आके रुकते हैं। फिर से देख लो कैसे जा रहे हैं। देखो ये सिग्नल गए, ऐसे पलट के आए और यहाँ मसल्स के अंदर आ गए। देखो अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो आप क्या बता रहे हो, ये सिग्नल जो है ये ऐसे जा रहे हैं और यहीं से पलट के वापस आ रहे थे, तो बाईपास हो गया, फिर तो सिग्नल ब्रेन तक जा ही नहीं रहा है, तो फिर ब्रेन का क्या काम रहा? आपके मन में डाउट आना चाहिए। तो बिल्कुल ब्रेन तक भी सिग्नल जाते हैं, कुछ सिग्नल ब्रेन तक जा रहे हैं और कुछ सिग्नल जो है ऐसे ऐसे पलट के वापस आ रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ हो रही है बच्चों। थोड़े कुछ सिग्नल ऊपर भी जा रहे हैं, ब्रेन में भी जा रहे हैं और यहाँ पर भी जा रहे हैं। अगर ब्रेन में सिग्नल नहीं जाएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि समझता तो सब दिमाग ही है ना अपना, ऐसा, ठीक है। तो ब्रेन में भी सिग्नल जाता है और कुछ सिग्नल ऐसे भी पलट के आ जाते हैं, दोनों एक साथ काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा। तो क्या होगा, देखो ऐसे सिग्नल जाएंगे और फिर यूं पलट के वापस आ जाएंगे, और जैसे ही वो सिग्नल जो है इस मसल्स के अंदर आते हैं, ये मसल जो है बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, देखो ऐसे छोटी हो जाती है। और जैसे फिर से देख लेना, ये मसल जैसे ही वो सिग्नल, देखो अब समझो, वो सिग्नल गए वापस पलट के आए, जैसे ही इस मसल्स में आए ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हाथ ऊपर उड़ जाता है, ये हाथ ऊपर उड़ जाता है। आया समझ में? मतलब जैसे ही वो सिग्नल यहाँ इस मसल से टच होता है, हाथ अपने आप ऐसे हो जाता है, इस तरीके से ऊपर हो जाता है, ऐसा। और हम हाथ हटा लेते हैं, फिर बच जाते हैं, हमारा हाथ नहीं जलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब आप देखो यहाँ पर ये जो हमारा सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व दिख रही है ना, और ये जो हमारी मोटर नर्व है और ये जो स्पाइनल कोड है, ये तीनों मिलकर यहाँ पर एक आर्क को बना रहे हैं। इस आर्क को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव आर्क, या रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो आर्क कैसा होता है,
ऐसे ही तो बनाते हैं आर्क, मैथ्स में बनाया होगा ना आर्क में, ये ऐसे प्रकार लेके ना ये इस तरीके से करते हो कि नहीं करते, ये आर्क बनता है। तो बस उसी तरीके से आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एक आर्क बन रहा है, ये बन गया आर्क। इस आर्क को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव आर्क। बताओ किस किसने बनाया? सेंसरी नर्व सेल, मोटर नर्व सेल, ठीक है, सेंसरी नर्व सेल, मोटर नर्व सेल और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों मिलकर एक आर्क को बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव आर्क। आई समझ में? यही डेफिनेशन लिखी हुई थी पीछे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं ना? चलो अब लगे हाथ में आपको एक बात और बताता हूं, सुनना। आपके मन में आएगा सर आपने यहाँ पर ये गिठान क्यों बनाई? मेरे को पता है आपके मन में कुछ नहीं आता है मेरे को तो आपको जितना अच्छा मैं ज्यादा से ज्यादा सिखा सकता हूँ ना, मैं उतनी चीजें आपको बता रहा हूँ। आपके मन में देखो ये आएगा कि यार ये आपने गिठान क्यों लगा रखी है इसको, या गिठान क्यों, सीधे भी तो कर सकते थे। तो देखो ये गिठान से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये पूरी है तो नर्व सेल, सेंसरी नर्व सेल है, और नर्व किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स ऐसा दिखता है इस तरीके का, ठीक है। उस न्यूरॉन्स में क्या है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक एक्स्ट्रा पार्ट है, एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है। बस उस एक्स्ट्रा पार्ट को दिखाने के लिए ही मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया है कि हाँ भैया ये वही एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो यहाँ दिख रहा है ना ये वो एक्स्ट्रा पार्ट है। आप बोलोगे सर आपने तो हमको न्यूरॉन्स ऐसे समझाए थे, ये एक्स्ट्रा पार्ट वाला नहीं, दूसरा वाला न्यूरॉन समझाया था। बिल्कुल सही बात है, मैंने वही समझाया था, पर ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं, इस टाइप के भी होते हैं। बस आपके दिमाग में ये बात डालने के लिए ही मैंने जानबूझ के इसको ऐसे घुमा के बताया। मैं चाहता ना बच्चों तो इस वाले पॉइंट को स्किप कर सकता था, पर मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा आपको पता रहे। एक छोटी सी तो बात है कि हाँ भैया एक न्यूरॉन्स ऐसा भी होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है बलून जैसा ऐसा, और उसी के लिए जो है हम यहाँ पे ऐसे गिठान लगा देते हैं उसके। आपकी बुक में भी ये गिठान लगी हुई, ठीक है। आई समझ में बात? बोलो कॉन्सेप्ट में किसी को तकलीफ हो तो बोलो, नहीं ना? ठीक है चलो अब आप डेफिनेशन पढ़ना, आपको फटाक से याद हो जाएगी, है ना। चलो अब आता है लिमिटेशन, है ना। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की लिमिटेशन क्या है? तो देखो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो है ना बॉडी के हर पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हर पार्ट्स तक नर्व्स नहीं जा रही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा आई समझ में बात? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना? ठीक है आगे सुनो, दूसरा क्या है लिमिटेशन इसका? दूसरा लिमिटेशन ये है कि जब भी एक सिग्नल जनरेट होता है उसके बाद दूसरा सिग्नल जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है, ये हल्का सा टाइम लगता है, उसके बाद ही दूसरा सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों ग्लैंड को, है ना। तो ग्लैंड क्या होती है? एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं, उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला? इट इज अ बेग शेप स्ट्रक्चर फ्रॉम विच एंजाइम्स और हार्मोन्स आर रिलीज्ड, ठीक है। समझ में आया? बेग लाइक स्ट्रक्चर है। कौन कौन से होते हैं बताता हूं आपको। देखो जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो है, इसके अंदर भी ग्लैंड होती है ना, ब्रेन के अंदर होती है। ये हमारा जो है थायराइड या पैराथायराइड है यहाँ पे। अच्छा ब्रेन में कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूँ आपको, अभी नाम वैसे सब आगे इसी को डिटेल में ही पढ़ना है अपने को, है ना। कौन कौन सी होती है? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पीनियल ग्लैंड्स होती है, ठीक है। ये सब ब्रेन के अंदर ही होती है यहाँ पे, ठीक। तो ये है हमारा थायराइड हो गया, इसमें पैराथायराइड, ये थाइमस ग्लैंड है ना। यहाँ पर ये एड्रिनलिन ग्लैंड है, यहाँ पेनक्रियाज है, ये हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन वाली ग्लैंड है, मतलब जो अपना टेस्टिस है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ये क्या है? ये है भैया हमारी ओवरीज, है ना, जो लड़कियों के अंदर होती है, वो ग्लैंड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी बाकी की चीजें तो सेम ही है इसमें भी, ठीक है। तो क्या बोला? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन ह्यूमन और एनिमल्स विच आर एज फॉलोज। सबसे पहली कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और सेकंड नंबर की है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन और दूसरी होती है एक्सोक्राइन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है समझना। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो हॉर्मोन्स है वो कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं। इट इज अ डक्टलेस, देयरफॉर देयर पाथ इज नॉट फिक्स्ड। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है बच्चों, ये डक्टलेस होती है, इसमें कोई ट्यूब ऐसी डक्ट वगैरह नहीं होती है, ठीक है। ऐसा इसका पाथ भी विजिबल पाथ होगा ही नहीं ना जब डक्ट नहीं है तो, ठीक है। इसका पाथ जो इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि होगा ही सही पाथ यहाँ पे। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं? अच्छा, द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम इट गो इनटू द ब्लड। याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी है उनमें जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है बच्चों, ठीक है। कहाँ जाता है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस,
पीनियल ग्लैंड है ना। हाइपोथैलेमस कहाँ होगा, ब्रेन के अंदर, ठीक है, उधर दोनों ब्रेन में है ना। ये क्या है, मेन का है ना, और ये फीमेल का है, मेल और फीमेल के लिए बना रखा है मैंने, ठीक है। हाइपोथैलेमस है ना, पीनियल ग्लैंड भी इसी के अंदर होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी इसी के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर। कहाँ होती है अभी आपको बता देंगे आगे, है ना, एक एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे। थायराइड ग्लैंड ये रही, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस थायराइड के यहाँ ऊपर होती है पैराथायरॉइड्स, वो भी बता दूंगा अभी आगे आगे यही सब आने वाला है, ठीक है। ऐसा ये है बच्चों हमारा थाइमस, है ना। कौन सी है ये थाइमस ग्लैंड है। ये एड्रीनलिन ग्लैंड है यहाँ ऊपर, ये जो किडनी है ना इसके ऊपर, ये एड्रीनलिन होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस जगह की बात करो, ये एड्रीनलिन ग्लैंड होती है। किसका क्या काम है आगे यही आना है, ठीक है। ऐसा ये पेनक्रियाज हो गया और ये आपके टेस्टिस हो गए बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे लड़कियों में जो है टेस्टिस की जगह पे ओवेरी होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, आगे सुनो, ठीक है। टेस्टिस और ओवेरी हो गया। चलो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, पहले ही समझ लिया, पर एक बार फिर से आया तो दोबारा पढ़ने में क्या जाता है अपना, है ना। तो ये है भैया, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, ठीक है। ये क्या करती है, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। इट मेनली रेगुलेट्स द हार्मोन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये क्या करता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, उसमें से उसको ऑर्डर देता है, ये उसको ऑर्डर देता है ये, ठीक है। ऐसा कि भैया तुम उसमें से जो है तुम, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि जा भाई तू खुद जा, और जो है मेरे कहने का मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि हाँ भैया तुम हार्मोन रिलीज करो, साफ सुथरे शब्दों में ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बोला, हाइपोथैलेमस जो है ना, ये एक बेस है ना, बेस भाग है ये, ठीक है। किसका, कहां पर है ये, बेस में, नीचे दिख रहा है ना अपने को, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। इट मेनली रेगुलेट्स द हार्मोन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो भी हार्मोन को रिलीज करता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। चलो हाइपोथैलेमस और क्या करता है समझना। हाइपोथैलेमस कंटेन्स मेनी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स। बहुत सारे, इस हाइपोथैलेमस के अंदर खूब सारे हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, है ना। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से 2 तरीके के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं बच्चों, 2 तरीके के 2 हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, विच इंक्लूड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन, ठीक है। ऐसे हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये रही, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये छोटी सी, ठीक है। ऐसे हार्मोन जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई तू जो है हार्मोन रिलीज कर अपने में से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा क्या बोला, विच इंड्यूसेस द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन, है ना। ऐसा मतलब ऐसे हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी बोलते हैं कि भाई तू अपने हार्मोन रिलीज कर, है ना। उन हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, आगे सुनो। उसके बाद आता है इनहिबिटरी हार्मोन्स, है ना। ये क्या करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसको रोकते हैं। फिर ये ऐसा नहीं हो कि भाई तू बहुत ज्यादा ही रिलीज करने लग जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा हार्मोन को रिलीज ना करने लग जाए, उस चीज को कंट्रोल करते हैं ये, तो उनको बोलते हैं हम लोग कौन सा वाला, इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है। ये दोनों ही हाइपोथैलेमस हार्मोन में, हाइपोथैलेमस में से ही निकलते हैं। 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहे हैं, है ना, बढ़ा भी रहे उसके हार्मोन्स को, उसको बोल रहे कि तू हार्मोन रिलीज कर, और ज्यादा ना कर दे, उस चीज से रोकते भी हैं उसको, ठीक है। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं, ठीक है। अब आगे सुनना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसको बोलते हैं। ये जो ग्लैंड हमको यहाँ नजर आ रही है बिल्कुल छोटी सी मटर के आकार की होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन नियर द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये रहा, उस हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है ये, ठीक है। और ये लोअर पोर्शन ही है ब्रेन का, वैसे भी दिख रहा है ना, लोअर पोर्शन है ये, ठीक है। If there is a deficiency of this hormone in childhood, it cause dwarfism. अगर इसमें से जो हार्मोन्स निकलता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों, है ना, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो बच्चे हैं उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, वो बौने रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को, बोलो, नहीं,
ठीक है। दिस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच सिंथेसाइज एंड सिक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स लाइक सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन है ये, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन एंड गोनाडोट्रोपिन एक्सेट्रा। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी पूरी इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो भैया लिख देना पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि वो खूब सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है बच्चों। कौन कौन से हार्मोन्स? जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, है ना, ग्रोथ हार्मोन कौन सा? सोमेटोट्रोपिन हो गया, ठीक है, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, TSH भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ऐसा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हो गया, है ना, वेसोप्रेसिन हो गया, गोनाडोट्रोपिन हो गया, ये सारे हार्मोन को रिलीज करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। पिट्यूटरी उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है वो यहाँ पर होती है, ये है हमारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करती है? दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन के अपर पार्ट में है ना, एंड सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है बच्चों। दिस हार्मोन इज हेल्प इन ब्रिंगिंग स्लीप, और ये मेलेटोनिन जो है हमको सोने में मदद करता है। ये अगर किसी को इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इस मेलेटोनिन की, तो उसको फिर नींद नहीं आती, उसको इंसोम्निया बीमारी हो जाती है, इंसोम्निया नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो मेलेटोनिन की वजह से हमको नींद आती है ठीक से, ठीक है, वैसा। उसके बाद आता है बच्चों थायराइड ग्लैंड, है ना, तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड बच्चों, ठीक है। थायराइड ग्लैंड यहाँ गले में होती है ये, ठीक है, ऐसा। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन को? थायरोक्सिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया थायराइड जो ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आंसर लिख देना थायरोक्सिन, या उल्टा भी पूछ सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन कौन से निकलता है, तो आंसर लिख देना थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, ऐसा। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी सो दैट एक्सीलेंट बैलेंस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ग्रोथ। मतलब अगर थायराइड हार्मोन किसी का बैलेंस नहीं हुआ, बिगड़ा, इधर उधर हुआ, तो भैया वो मोटा हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो है बैलेंस बना के रखता है कि भैया आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप मोटे नहीं हो या बहुत ज्यादा पतले नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखता है। तो फेट को बर्न करता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उन सब प्रोटीन्स इन सबको पचाने में अपनी मदद करता है ये, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है बच्चों हमारा थायराइड ग्लैंड, है ना। अच्छा सॉरी, थायराइड ग्लैंड ही चल रहा है। थायराइड ग्लैंड जो है, आप देखो हमको बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ, मतलब कि अगर जो, एक सेकेंड, हाँ, ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है बच्चों। किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की जरूरत होती है। इसीलिए जो है नमक वाले बहुत प्रचार कर करके बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ, ठीक है, ऐसा। आया समझ में? तो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक की जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है बेसिकली, ठीक है, जो नमक में मिल जाता है अपने को अच्छे से, है ना। और अगर किसी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। उसका गला यहाँ से ऐसे फूल जाता है, इस तरीके से फूल जाता है उसका गला, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गोइटर, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है पैराथायराइड हार्मोन, है ना। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो यहाँ देखो, थायराइड ग्लैंड के ऊपर दिख रही, 1 2 3 4 में दिखाता हूँ आपको, ये दिख रही, ये पैराथायराइड ग्लैंड है बच्चों। थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है, ये इस तरीके से होती है, पैराथायराइड ग्लैंड है बच्चों, ठीक है। ये क्या काम करती है? ये पैराथॉर्मोन को रिलीज करती है। कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? पैराथॉर्मोन को रिलीज करती है, और ये थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है। कहाँ पीछे? देखो ये इस जगह, ये दिखिए, यहाँ पाई जाती है, ठीक है, और पैराथॉर्मोन को रिलीज करती है, सिंपल, ठीक है। और आगे सुनो, पैराथायराइड ग्लैंड का और क्या क्या काम है? द मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन ब्लड। भैया इसका मेन काम क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बैलेंस करना अपने ब्लड के अंदर, ठीक है, ऐसा। द लैक ऑफ दिस हार्मोन में कॉज टिटनी डिजीज। अगर किसी के शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको टिटनी बीमारी हो जाती है। टिटनी बीमारी में ना ये हाथ ऐसे थोड़े से अपने हाथ पैर जो ऐसे मुड़ने लगते हैं, ऐसे अजीब से होने लगते हैं, उसको टिटनी बीमारी बोलते हैं बच्चों, ठीक है।
उसके बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास तो जानते हैं हम लोग, पेनक्रियास दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागोन, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। पर आप पेनक्रियास सीक्रेट टू एंडोक्राइन हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, ऐसा ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। और ग्लूकागोन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ऐसा। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है ना, ऐसा। तो देयरफॉर बोथ दीज हार्मोन्स कलेक्टिवली कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो ये दोनों ही हार्मोन्स मिलकर हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अरे यार 100 बात की एक बात बताता हूं मैं आपको, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। देखो क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द इंसुलिन इज कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज है, ठीक है, ऐसा। इंसुलिन ये रहा, ये इंसुलिन है ना, इंसुलिन हार्मोन। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ग्लाइकोजेन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है हमारा ग्लूकागोन है, ठीक है, ऐसा। ये काम होता है भैया इनका, ठीक है, ऐसा। पढ़ लो आप, बस ये इतनी ही चीज लिखी हुई है ना, इतनी ही चीज लिखी हुई है। ग्लूकागोन जो है वापस से उल्टा कर देता है। तो इस तरीके से दोनों का जो हमारे बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है एड्रिनलिन हार्मोन। ये दिख रहा है, ये एड्रिनलिन ग्लैंड है, ये एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करती है। एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, हमको फाइट और फ्लाइट वाला काम करके देता है। मतलब कि आप अचानक से आप जा रहे हो और अगर आपके ऊपर बॉल आके गिर जाए या कोई गाड़ी आके गिर जाए या आपको कोई मारे तो आप अचानक से ऐसे हटते हो, इस तरीके से बचते हो। वो कैसे हो रहा है, वो इस हार्मोन की वजह से हो रहा है, एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से ये चीज हो पाती है। तो क्या बोला, इट इज ओरिजिनेटेड नेट्स फ्रॉम द एड्रिनलिन ग्लैंड। कहां से आता है, ये एड्रिनलिन ग्लैंड से आता है। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ बोथ किडनीज। ये ग्लैंड कहां दिख रही है, हमारी जो दोनों किडनी है इसके जस्ट ऊपर अटैच रहती है, और अपर एंड पे मिलती है हमको, ऊपर अटैच है यहाँ पर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी ग्लैंड। इसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। इनको इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं, अचानक से कुछ हो जाए तो ये हमको फट से बचा लेती है, इसलिए इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ना, ये हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट्स करता है। दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज फायर एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। फायर एंड फ्लाइट, मारो अगर लड़ो उड़ो वाला, समझ रहे हो, कि ज्यादा कोई पंगा ले तो ये हमको तो चौड़ा कर देता है, हमको तेरी तो कैसे बोल रहा है, तो वो वाला हार्मोन है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ सेविंग हार्मोन। और ये हमारी लाइफ सेव भी करता है ना। अचानक से कभी कुछ हो जाता है तो हम एकदम चमक जाते हैं ना, फटाक से हट जाते हैं ना, बस वो इस हार्मोन की वजह से ही होता है, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर आता है हमारी थाइमस ग्लैंड। ये है हमारी थाइमस ग्लैंड। इसका क्या काम है, थाइमस इज सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द हार्ट एंड द एओर्टा। अपर साइड ऑफ द हार्ट ये रहा, ये हार्ट यहाँ है, इससे ऊपर यहाँ पर कहीं सिचुएटेड होती है ये, ठीक है। इट रिलीज अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ये एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है थाइमोसिन, ठीक है। इट्स फंक्शन टू प्रोड्यूस प्रोटीन। इसका क्या काम है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। दिस ग्लैंड इज डेवलप्ड मैक्सिमम इन यंग चिल्ड्रन एंड स्टार्ट टू श्रिंक फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। ये जब तक हम लोग यंग रहते हैं, लगभग 12-13 साल, 10-12 साल के आसपास में, वहां तक डेवलप्ड हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे प्यूबर्टी जैसे आने लगती है, फिर ये श्रिंक होने लग जाती है और खत्म होने लग जाती है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है टेस्टिस। अब टेस्टिस तो जानते ही है अपन, है कि नहीं, जो हमारे भैया पीनस के आइट साइड में जो बॉल्स होती है उसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं बच्चों। और ये जो टेस्टिस है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। और साथ में इसी टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म्स होते हैं, और वो स्पर्म्स जो है बाहर निकलते हैं हमारे पीनस के थ्रू, ठीक है। इजैक्यूलेशन बोलते हैं जिस चीज को हम लोग, आया समझ में। तो क्या बोला, दिस ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स। ये सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है। दिस इज अ सेक्सुअल ग्लैंड विच सिक्रेट्स मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन बनाने के काम में आता है, ठीक है, अच्छा।
दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड प्लेज एन इंडक्टिव रोल इन द सिंथेसाइज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो ये स्पर्म्स बनाने में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये बहुत ज्यादा कि यही इसी में स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है ऐसा। इसके बाद आता है बच्चों ओवेरी, है ना। ओवेरी क्या है, ये महिलाओं में होती है ना, लेडीज के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर होती है बच्चों ये, ठीक है। तो ये है ओवेरीज। इन ओवेरीज में से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है बच्चों, ओवम निकलता है यहाँ पे से, है ना। अच्छा, और इसमें इसके अंदर जो है दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसमें से एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द फीमेल्स, इट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट्स फीमेल स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो फीमेल में, मेल में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है ऐसा। आया समझ में, ठीक। उसके बाद ओवेरी बता, देखो these hormones are helpful in development of female sexual characters, regulation of menstrual cycle, maintenance and upkeeping of the embryo etc. ये हार्मोन्स क्या करते हैं भैया, जो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं उनको रेगुलेट करने के काम में आते हैं ये, है ना। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स को जो है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और उनका जो एम्ब्रियो बनता है, जब बच्चा बनता है उनमें, तो उस बच्चे को जो है उसको ठीक से बड़ा, उसकी ठीक से प्रॉपर ग्रोथ करने के काम में भी आते हैं ये हार्मोन, ठीक है ऐसा। तो ये हो गए हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स। अब एंडोक्राइन के बाद दूसरे टाइप का कौन सा था, एक्सोक्राइन, जो बाहर से हो जाता है, बाहर से कुछ कुछ होता है जिसमें। एंडोक्राइन तो अंदर अंदर हो जाता है अपने शरीर में, बाहर में कौन है, एक्सोक्राइन आते हैं। कौन आता है एक्सोक्राइन के अंदर, स्पेशली जैसे हमारी टीयर ग्लैंड आएगी, ठीक है। टीयर ग्लैंड क्या करती है बताओ, हमारे आंसू निकालती है, टीयर ग्लैंड में से आंसू निकलते हैं, तो इसमें से ही आंसू निकलते हैं, यहाँ होती है टीयर ग्लैंड, इस जगह पर होती है, इस जगह पर होती है, ठीक है। तो पढ़ो, देयर इज अ डक्ट इन देम, और इसके अंदर डक्ट होती है बच्चों, एक नली होती है इसके अंदर। Therefore their path is fixed, इसलिए इनका पाथ जो है वो फिक्स्ड है, ठीक। The enzyme released from the exocrine gland is not found in the blood, example tear gland and milk gland, ठीक है। इसमें एंजाइम जो है, ये टीयर ग्लैंड जो है ना, ये टीयर ग्लैंड, इसमें कोई, इसका खून से कोई वो नहीं है, इसमें खून में नहीं मिलते हैं ये हार्मोन जाके, ठीक है ऐसा। तो एक तो टीयर ग्लैंड हो गया, और एक और मिल्क ग्लैंड। जो मिल्क ग्लैंड कहाँ होती है, लड़कियों के अंदर, है ना, स्तन के अंदर होती है बच्चों, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती है। जब वो माँ बनती है तो वहां से दूध निकलना स्टार्ट होता है। जो समझ गया, आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, है ना। हमने इंसानों के अंदर तो देख ही लिया है, अब पौधों के अंदर समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखो, समझो, द वर्क ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय प्लांट्स हार्मोन्स, ठीक है। किसकी मदद से होता है ये, प्लांट हार्मोन की मदद से होता है, ठीक है। वेरियस प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, है ना। अलग अलग प्लांट्स हार्मोन जो है भैया एनवायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीजों का काम करते हैं, ठीक है ऐसा। प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, जो प्लांट है वो दो अलग अलग तरीके के मोशंस करते हैं। कौन कौन से दो, मैं बताता हूं। सबसे पहला जो मोशंस होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जो प्लांट है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये पहले टाइप का मोशन करता है। समझना इस चीज को, जैसे आप देखो ये हमारे पास में भैया ये एक पौधा है, इस पौधे का नाम है टच मी नोट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टच मी नोट पौधा है ये, है ना ऐसा, टच मी नोट ऐसा, छुई मुई बोलते हैं हिंदी में इसको, छुई मुई का पौधा सुना होगा आपने। ये टच मी नोट एक पौधा है, जरा जरा टच मी टच मी है ना। तो ये जरा जरा डोंट टच मी डोंट टच मी वो वाला पौधा है, ठीक है ऐसा। नाम लिख लेना आप इसका, है ना। इस पौधे की क्या खासियत है कि जब भी कोई व्यक्ति इसको छूता है तो ये इसकी जो पत्तियां है ना उसको ये ऐसे सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। देखो आप आराम से देखो ये सिकुड़ रहा है ना, इसकी पत्तियों को सिकुड़ रहा है। जैसे इसको कोई छुएगा इसकी पत्तियां ऐसे 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 करके सिकुड़ जाती है, ऐसे पास में आने लग जाती है, ठीक है। ये खासियत है इसकी। अब आप बताओ, क्या ये पास में आ रही है पर क्या इसकी पत्तियों की कोई वृद्धि हो रही है क्या, कि इसकी जो लीव्स है ना, वो उसकी क्या ग्रोथ हो रही है क्या, कुछ कोई बढ़ रही घट रही है क्या, कोई बढ़ रही घट रही नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट तो हो रहा है ना, लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, पर कोई बढ़ नहीं रहा है, कुछ घट नहीं रहा है, ऐसी चीजें नहीं हो रही, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। पर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए नाम रखा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ऐसा मूवमेंट तो होगा पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो दिस मूवमेंट्स डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, ये इससे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। द बॉडी ऑफ द ट्री प्लांट डज नॉट ग्रो एट दिस मूवमेंट, वही बात है, दोबारा से बोल दी उसको,
है ना। एग्जाम्पल, द श्रिंकिंग ऑफ द सेंसिटिव प्लांट फ्रॉम द टच, ठीक है, छूने से ये ऐसे ऐसे फैल रहा है। क्या नाम है पौधे का? टच मी नोट पौधा है, पूछा जा सकता है आपसे ये, ठीक है, ऐसा। इसके बाद देखो पहला वाला तो ये है ना, कौन उसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से जो है ये ऐसे श्रिंक क्यों हो रहा है, मतलब हमारे छूने से ऐसा क्या हो रहा है, उस चीज को समझना है अपने को, ठीक है। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं यहाँ पे। क्या होता है वो समझो आप। देखो क्या होता है कि जैसे ये पौधा है, मेरी बात समझो, जो हमारा पौधा होता है ना बच्चों, उसका चक्कर ये है कि इस पौधे के अंदर तो कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना, ना ही कोई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दोनों ही नहीं होते इसके अंदर, तो ये तो जानते हैं हम लोग, है ना। फिर ऐसा क्यों कि भैया आप जैसे पत्ती है, समझो आपने इस पत्ती को यहाँ छुआ आगे, है ना, आप छू इस जगह पे रहे हो, और ये बैंड कहाँ से हो रही है, ये कहाँ से बैंड हो रही है, इस जगह से यहाँ से बैंड हो रही है, ऐसे करके ऐसे फोल्ड हो रही है, इस तरीके से फोल्ड हो रही है ये। तो आप छू यहाँ रहे हो और फोल्ड ये यहाँ से हो रही है, तो इसका मतलब तो हम यही समझे कि जरूर यहाँ से सिग्नल गया होगा और वो यहाँ तक गया होगा, है ना। यहाँ से सिग्नल गया, इस जगह से सिग्नल गया, और वो सिग्नल चल के यहाँ आए और यहाँ पर आके जो वो बेंड हो गए, यही समझेंगे हम तो, है ना, यही स्टिमुलस हुआ है यहाँ पर। लेकिन हमको पता है कि पौधों के अंदर तो ना तो सीएनएस होता है, ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। जब होता ही नहीं है तो फिर सिग्नल कैसे चलेगा? सिग्नल तो जाना ही नहीं चाहिए था। फिर हमारे इंसानों के शरीर में सीएनएस और पीएनएस दोनों होते हैं, इसलिए हम लोग जो है रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अगर हमारे में सीएनएस पीएनएस ना हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं हो, तो अगर कोई मेरे को यहाँ चिमटी भी काट जाएगा ना, मेरे को महसूस ही नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा मेरे को। तो इन पौधों के अंदर सीएनएस पीएनएस होते नहीं है, फिर ये ऐसे फोल्ड कैसे हो रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। तो उसका रीजन ये है बच्चों, उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि ये जो पौधे की पत्तियां है ना, इन पत्तियों के अंदर पानी भरा हुआ रहता है। क्या भरा होता है? पानी आ जाता है इसके अंदर। अब जैसे आप जिस जगह पे छूते हो ना, जैसे मान लो आपने यहाँ आगे छुआ, तो जैसे आप छुओगे यहाँ का पानी यहाँ आ जाता है, यहाँ का पानी यहाँ आ जाता है, और पानी के आने की, पानी के शिफ्ट होने की वजह से ये पत्तियां जो है ऐसे ऐसे फूल ऐसे ऐसे सिकुड़ने लगती है। आई समझ में बात? आप बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया, मैं बताता हूँ आपको सिंपल सी बात, इसको आप ऐसे नॉर्मल तरीके से समझो। अगर हम लोग पानी पिए तो हमारे में एनर्जी अच्छी है, हम ऐसे चौड़े रहते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूँ 1-2 दिन पानी मत पियो, आपके इसमें से जो है डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा और धीरे धीरे आप ऐसे सिकुड़ने लग जाओगे। सेम चीज हो रही है यहाँ पर भी। जैसे आप छूते हो, जो पत्ती है ना उसका पानी आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि ये जो आपको दिख रही नहीं है, जैसे आप इसको छूते हो इसका पानी आगे शिफ्ट होता जाता है, जिसकी वजह से जो है जिस जगह से पानी हट जाता है ना, वहां की पत्तियां मुरझा जाती है और वो ऐसे ऐसे पास में आने लगती है। तो ऐसे पानी आगे शिफ्ट होता जाता है और ऐसे धीरे धीरे करके सारी पत्तियां जो है वो पास में आ जाती है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि भैया इसमें जब हम इसको छूते ना, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल की वजह से भी जो है ये ऐसे ऐसे पास में आने लगती है, ठीक है, ऐसा। तो बस ये जो बातें मैंने अभी आपको समझाई है, ये सब यहाँ पर लिख रखी है बच्चों को, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? आगे सुनो, ठीक। अब पहले तो हमने ग्रोथ से इंडिपेंडेंट वाला पढ़ लिया, अब हम लोग ग्रोथ डिपेंडेंट है ना, मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ के ऊपर मूवमेंट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, द मूवमेंट्स दैट ऑकर्स इन प्लांट दैट शोज द मूवमेंट इन द फिजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, root stem leaf, such as the movement of the tendril, the movement of the plant towards light and the movement of the roots towards the water, ठीक है। तो क्या है भैया, देखो जो हमारी जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है, वो वाटर की तरफ मूवमेंट करती है, पता ही है हमको, है ना। जो रूट्स है वो वाटर की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है, ऐसा। और पढ़ो आप यहाँ पर, और पढ़ो, और जो इसका टेंड्रिल्स है, ये जो टेंड्रिल्स है जो ऐसे ऐसे घूम के आता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये टेंड्रिल्स जो है ये किधर जा रहा है, बोलो किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है ना, हमारा जो सनलाइट है उस तरफ मूवमेंट करता है ये, ठीक है। तो क्या बोला? द मूवमेंट्स दैट ऑकर इन प्लांट्स दैट शोज द मूवमेंट इन फिजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट स्टेम लीफ, such as the movement of the tendril, the movement of the plant towards lights and the movement of the roots towards water, etc. ठीक है। रूट्स किधर जा रहा है? वाटर की तरफ मूवमेंट आगे बढ़ती है, रूट्स नीचे फैलती जाती है, और टेंड्रिल्स हो गया, स्टेम्स हो गया, वो ऊपर की तरफ जाता है, लाइट की तरफ फैलता है बच्चों, ठीक है, लाइट की तरफ बढ़ता है ये, ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं?
ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बच्चों ट्रोपिज्म को। अब ये ट्रोपिज्म क्या है? ट्रोपिज्म कुछ नहीं है, डायरेक्शनल मूवमेंट को ट्रोपिज्म कह दिया हमने सिंपली, ठीक है। मूवमेंट तो हो पर पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में हो जाए तो उसको हम लोग ट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। ऐसा तो देखो क्या बोला, इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ अ प्लांट वेयर एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी लाइट और लाइट, ग्रेविटी एक्सेट्रा, है ना। मतलब कि स्टिमुलस की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रोपिज्म। प्लांट का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपिज्म बोलेंगे बच्चों, ठीक है। और स्टिमुलाई यहाँ पे कौन कौन हो सकता है? या तो आपकी सनलाइट है वो स्टिमुलाई हो सकती है, या जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्टिमुलाई हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली नीचे लगता है, सनलाइट ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऐसा तो या तो ऊपर चले या नीचे चले, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रोपिज्म, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को नहीं ना? क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। इफ द ट्रोपिज्म इन द प्लांट in the direction of stimulus, it is called positive tropism, and if it is not in the and if it is in the opposite direction of stimulus, it is called negative tropism। मतलब कि अगर आपका जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हुआ तो उसको हम लोग पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोल देंगे, और स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो उसको हम लोग जो है नेगेटिव ट्रोपिज्म बोल देंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है। चलो अब मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव ट्रोपिज्म क्या होता है, कौन कौन से टाइप के ट्रोपिज्म होते हैं, सब बताता हूं बच्चों, ठीक है। तो भैया सबसे पहला जो ट्रोपिज्म है वो है हमारा जियोट्रोपिज्म। क्या है? जियोट्रोपिज्म। नाम से समझ में आ रहा है, जियो मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसका हिंदी में पढ़ो आप, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन की बात होगी, ठीक है। ऐसा तो अब आप देखो, जैसे भैया ये गमला है, इसमें अगर मैंने एक पौधा उगाया तो उसकी जड़ें जो है, उसके जो रूट्स है वो तो नीचे की तरफ ही जाएगी, नीचे की तरफ जा रही है, और बाकी का जो पौधा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो, हमको पता है हमारा ग्रेविटेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? बोलो, ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, धरती की तरफ लगता है, जानते हैं तो हम लोग पृथ्वी की तरफ लगता है। तो यहाँ पर ये जो रूट्स है, ये रूट्स जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करेगा, और जो आपका बाकी का पौधा है, जो स्टेम वगैरह है, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो है ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को बता रहा है और बाकी की चीजें नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को बता रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, फिर से समझ लेना। देखो, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ होता है, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ होता है ना, समझ में आया। और जो रूट्स है वो भी नीचे की तरफ ही जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन एक हो गई। ग्रेविटेशन की डायरेक्शन भी नीचे है ना, रूट्स की डायरेक्शन भी नीचे, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए बोल दिया पॉजिटिव। स्टेम्स और जो है पत्तियां दिख रही है ये ऊपर जा रही है, इसलिए अपन ने बोला कि इन्होंने नेगेटिव जियोट्रॉफिक रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ऐसा पढ़ो, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच is influenced by the stimulation of gravitational force is called geotropism। पूछे जाते हैं, सब पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो भैया स्टिमुलस कौन है? अगर स्टिमुलस आपका जो है ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है तो उसको हम लोग जियोट्रोपिज्म बोल देते हैं। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिक, एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट इज कॉल्ड द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है। शूट, ये ऊपर शूट होता है ना, ऊपरी हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। तो शूट ऊपर जा रहा है जबकि ग्रेविटी नीचे है, तो इसको हमने नेगेटिव बोल दिया, ठीक है, सिंपल। ऐसा दूसरा होता है भैया हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म को हिंदी में पढ़ो आप, नाम क्या लिखा हुआ है? जलानुवर्तन। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। पानी की डायरेक्शन में अगर ग्रोथ होगी किसी भी चीज की तो वो तो पॉजिटिव कहलाएगा, और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ होगी तो वो नेगेटिव कहलाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या बोला, देखो वापस से वही पौधा है ना, वही अपना जो प्लांट्स है ना, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स है वो तो नीचे की तरफ जा रही है, पानी की डायरेक्शन में जा रही है। पानी किधर है? नीचे की तरफ है ना। और जो शूट्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो भैया इसने जो है ना, अपने जो रूट्स है, इसने पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो किया, और जो शूट है उसने नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो किया। पानी कहाँ है? नीचे है, तो पानी की डायरेक्शन में गया। पढ़ लो आप, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लांट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस पीछे वाले में जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर बाय द स्टिमुलेशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ था ग्रेविटेशन, अब बस यहाँ वाटर लिखा हुआ आ गया, बाकी सेम डेफिनेशन चल रही है, ठीक है। प्लांट रूट्स मूव टुवर्ड्स वाटर एग्जिबिट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना।
जो रूट्स है वो पानी की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया, शूट जो है वो पानी से अपोजिट ऊपर की तरफ जा रहा है, पानी नीचे है इसलिए नेगेटिव कर दिया, सिंपल सा, ठीक है ऐसा। इसके बाद आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब अगर लाइट की वजह से, स्टिमुलस कौन बना, अपनी सनलाइट बनी है ना, तो सनलाइट की डायरेक्शन में जो अगर आगे बढ़ता है, मूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो अब आप बताओ, जो हमारी रूट्स है, मेरी बात समझना आप बहुत अच्छे से, जो रूट्स है वो किधर जा रही है, वो नीचे जा रही है, लेकिन आपकी सनलाइट किधर है, ऊपर है। इसका मतलब रूट्स ने जो है अब नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को बताया है। यहाँ पर रूट्स जो है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है, लेकिन आपका जो शूट है, ये जो पत्तियां वगैरह है ना, ये सब ऊपर जा रही है, सनलाइट की डायरेक्शन में बढ़ रही है, सनलाइट ऊपर है ना, ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसलिए हमने लिख दिया ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती है, सिंपल सा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो किसी को बोलो, नहीं। इसके बाद आता है थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म है बच्चों, ठीक है ऐसा। मतलब अगर आप छुओ तो उसको छूने की वजह से जो है जो ट्रोपिज्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं थिग्मो, है ना, अपन उसको जो टच करते हैं उसकी वजह से। तो पढ़ो क्या बोला भैया, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लांट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। टच करने से जो स्टिमुलेशन हो रहा है, टच से जो स्टिमुलेशन हुआ है उसके हिसाब से जो ग्रोथ हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। किसकी होती है देख लो, ये जैसे टेंड्रिल्स है, तो ये टेंड्रिल्स पूरा टच कर करके ही चल रहा है, अपना पूरा टच कर करके ही चल रहा है, ठीक है ऐसा। तो टेंड्रिल्स ऊपर की तरफ जिस डायरेक्शन में टच कर रहा है उधर की तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए इसने जो है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म बताया, लेकिन जो आपकी रूट्स है ना, वो नेगेटिव को बता रही है, ठीक है ऐसा। पढ़ लो आप, the upward movement of the tendril with the help of a plant is example of positive thigmotropism, and areas when the roots of the plants come in contact with stone etc moving away from it's called नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। मतलब अगर कोई स्टोन वगैरह होता है यहाँ पे तो उससे दूर हट जाती है रूट्स, है ना, उसके पास नहीं जाती है ये। अगर जैसे समझ लो कहीं यहाँ कहीं भाटे वगैरह होते हैं तो रूट्स जो है उससे थोड़ा दूर दूर होने लग जाती है, ठीक है। तो रूट्स जो है वो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ऐसा। उसके बाद आता है 5वें नंबर का, वो है हमारा केमोट्रोपिज्म। केमो मतलब केमिकल, किसी केमिकल की वजह से अगर ट्रोपिज्म हो रहा है तो उसको हम लोग कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब ये केमिकल कौन सा, मैंने आपको बता रखा है, पूरा हमने फ्लावर पढ़ा था, याद है आपको, फ्लावर के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी थी कि केमिकल होता है जो चिपचिपा सा होता है ना, सब पढ़ा रखा है मैंने आपको, एक चिपचिपा सा होता है, ठीक है। तो इस केमिकल की डायरेक्शन में जो है हमारे जो पोलन ग्रेन्स थे, है ना, वो पोलन ग्रेन जो है उस केमिकल की डायरेक्शन में ही चलते हैं, तो भैया उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है ऐसा। तो पढ़ लो, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लांट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, ठीक है ऐसा। केमिकल सब्सटेंस की वजह से जो ग्रोथ हो रही है उसको केमोट्रोपिज्म बोल दिया। वन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल्स, है ना। तो ये जो पोलन ट्यूब्स है, ये जो पोलन ट्यूब्स है, इसका ओव्यूल्स की तरफ बढ़ना, ठीक है। देखो फिर से देख लो, ये देखो ये पोलन ट्यूब्स आ रही है और ये किस तरफ आ रही है, ओव्यूल्स की तरफ आ रही है, ठीक है ऐसा। ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कीमोट्रोपिज्म। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बच्चों प्लांट हार्मोन्स को, है ना, इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन प्लांट्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ, है ना, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं इनको। मतलब कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में, है ना, इन सब चीज़ों में काम में आते हैं। प्लांट्स की बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और भी जो इनके रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सब चीज़ें डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इन सब चीज़ों को जो भी केमिकल सब्सटेंस करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो हार्मोन्स कहलाते हैं, प्लांट के हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को नहीं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। एक ही पॉइंट है वो तो पीछे वाले ही, है ना। There are mainly 5 types of hormones found in plants: auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acids and ethylene, ठीक है। 5 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, 1 2 3
4 और 5। अब ये 5 में से इनको समझते कौन क्या करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन को। ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है बच्चों, ये हमारे प्लांट के शूट पे होता है। कहाँ पर होता है? इस शूट पे होता है बच्चों ये ऑक्सिन हार्मोन, है ना। तो देखो पढ़ो, इट इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। और ये क्या करता है? इस शूट्स को जो है इसको लॉन्गर होने में, इसको और ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ने में मदद करता है। ये हार्मोन ये काम करता है, ठीक है, ऐसा। और इसका एक और काम है, क्या होता है कि जब भी है ना सनलाइट आती है ना, देखो जैसे वो सन आया है ना, उसकी लाइट जब भी आती है तो ये क्या करता है कि आप हमारा जो पौधा है ना, ये पौधा ये सन की तरफ ऐसे बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, उस तरफ बेंड होता है बच्चों। ये वो क्यों बेंड होता है उसके लिए मैं पहले आपको वो चीज समझा देता हूँ, है ना, फिर मैं आपको बेंड करके बता दूंगा। तो देखो क्या होता है कि इसकी शूट पे हमको पता है ऑक्सीन होता है। कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, ऐसा। तो भैया ये प्लांट का शूट है और हमको पता है प्लांट के अंदर जो है प्लांट सेल्स होती है, खूब सारी सेल्स है, और उस सेल्स के अंदर होता है हार्मोन्स, ठीक है। सेल्स के अंदर कौन है? हार्मोन्स है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो सनलाइट इसके ऊपर आके गिरती है ना, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये हमेशा शेडो वाले पार्ट में इधर की तरफ ऐसे खसक जाता है, इस तरफ खसकता है, ये छाया वाले हिस्से में आ जाता है। ये देखो है ना, जैसे ही सनलाइट देखता है ये इधर से शिफ्ट हो जाता है, सब इधर की तरफ आ जाता है, छाया वाले भाग में आता है। तो जैसे ये इधर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये इधर शिफ्ट हुआ। अब ये चीज कहाँ हो रही है? इस पौधे के अंदर हो रही है, इसके अंदर हो रही है। तो देखो जैसे ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ये जो प्लांट है ये उधर की तरफ ऐसे मूव हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, इधर आप वजन बढ़ा दोगे तो ये ऐसे ऐसे झुक जाएगा ना अपना शरीर, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ऐसा हो जाता है बच्चों। आया समझ में? तो ये क्लियर है आपको, है ना, ये पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं? उसके बाद आता है जिब्रेलिन। अब ये जिब्रेलिन क्या करता है? ये जिब्रेलिन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, है ना। ये क्या करता है? जो हमारा स्टेम्स है और जो लीव्स है उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड देयर साइजेस, है ना। और ये क्या करता है? जो फ्रूट्स है ना, इसके नंबर मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स आए और फ्रूट्स की ग्रोथ मतलब उसकी साइज जो है उसको भी बढ़ाने के काम में आता है। ये जिब्रेलिन हार्मोन्स है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन, है ना। ये साइटोकाइनिन क्या करता है बच्चों? देखो मैं बताता हूं आपको। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट्स नेचुरल देन that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds, ठीक है। तो ये साइटोकाइनिन जो है ये क्या करता है बच्चों? सेल डिवीजन का काम करता है। मतलब इसमें प्लांट सेल जो है इस तरीके से डिवाइड होते रहते हैं, ये सेल डिवीजन का काम करता है, ठीक है, ऐसा सेल डिवीजन होता है बच्चों। सेल डिवीजन से क्या फायदा होता है? मैंने आपको याद है, मैंने फल वाला बताया था, फल के अंदर बीज कैसे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा बीज कैसे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल कैसे आते हैं, वो सब चीजें इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है? द एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ। ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, कम करता है, ठीक है, कम करने का काम करता है। इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। क्या करता है इसका इफेक्ट? इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि ये इसकी वजह से जो है जो पत्तियां है ना ये मुरझा जाती है ना, ये पत्तियां इसीलिए मुरझाती है, पीली होके फिर ये गिरने लग जाती है ना, ऐसे पीली होके गिरती इसीलिए ये किसकी वजह से? इस वाले हार्मोन्स की वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों इथाइलिन। कौन है? फिर आता है हमारा इथाइलिन आता है, ठीक है। तो देखो इथाइलिन का क्या फंडा है समझो। इट्स अ गैसियस हार्मोन। एक तो ये गैसियस हार्मोन है पहली बात। दूसरी, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द राइपनिंग ऑफ जूसी फ्रूट्स। ये जो जूसी फ्रूट्स होते हैं है ना, उनको राइप करने के, उनको पकाने के भी काम में आता है। मतलब इसकी वजह से ही जो इस हार्मोन्स की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो पकते हैं बच्चों, है ना, ऐसा। कच्चे फल जो है पक्के फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको?